वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हिना इमरान, एसोसिएट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, आप सबके साथ इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा जो लास्ट टॉपिक था, रीट्रेन योर ब्रेन, हाउ टू रिवर्स योर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, ये उसका पार्ट 2 है जो आज हमने लास्ट वीक कवर किया था, जिसमें मैंने बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है सोच से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड और पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड उस पर बात की थी। लेकिन अभी जैसे ज्वाइन करते चले जाएंगे, मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर भी उसको वापस से कनेक्ट करूँगी, जो कि चीता बातें हैं जिन्हें हमें समझने के लिए ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपने आप को, अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि हम पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स को इनकलकेट कर सकें। वेलकम बिस्मा इब्राहिम। अभी मुझे मेरा ख्याल है और लोग ज्वाइन कर लें तो मैं वापस से रिकनेक्ट करती हूँ। लास्ट प्रोग्राम जो था, मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम था एंगर मैनेजमेंट पे और इमोशनल मैनेजमेंट पे, हमने उसमें बात की थी। और पर्टिकुलरली क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटी है और वो मजमूआ है एक्चुअली हमारी थॉट्स का, हमारी फीलिंग्स का और हमारे एक्शंस का, और हम अपने प्रोग्राम्स के थ्रू ये अवेयरनेस जो है किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं और किस तरीके से जो है हम अपने आप को एक बेहतर लेवल पर जो है अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हैं, ताकि हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकें। सो जिस तरह इमोशंस के बारे में मैंने बात की थी कि एंगर जो है एक नॉर्मल इमोशन है, बट जिस वे में हम उसे एक्सप्रेस करते हैं वो बताता है कि वो सही है या गलत है। अदरवाइज एंगर के साथ कोई इशू नहीं है, नॉर्मल इमोशन है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में ये बताया था कि जो नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो लिमिटेड थिंकिंग होती है, बेसिकली वो हमारा ब्रेन या हमारा जो माइंड है वो नेचुरली ट्यून्ड है उसके लिए, क्योंकि फॉर द सिक्योरिटी रीज़न हम हमेशा जो है एक अपने आप को सिक्योर करने के लिए थ्रेट्स जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, हम उनके लिए बड़े कॉशियस होते हैं। हमारा माइंड उनको कॉशियसली पिक करता है ताकि हमें वो हेल्प आउट कर सके कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं और कोप अप कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि नेगेटिव थिंकिंग होना मसला नहीं है, या कभी ऐसे ख्यालात का आना जो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप उसमें स्टक हो जाते हैं, आप उसमें रुक जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते, और एक नेगेटिव थिंकिंग की चेन में ही अपने आप को इंगेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा सकते। हमारा जहन, जैसे कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, ऑलमोस्ट पूरे दिन में 12 से 60 थॉट्स होती हैं। ये मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि मेरे और आपके ब्रेन की पावर इतनी नहीं है कि वो इन 60,000 थॉट्स को प्रोसेस कर सके। तो ऑटोमेटिकली हमें इसमें से कुछ डिलीट करनी होती हैं, कुछ पे फोकस करना होता है, और जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमें प्रोडक्शन की तरफ लेके जाती हैं, और जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमको जो है उसे रिमूव करना होता है अपनी लाइफ से। लेकिन जिस वक्त हम ये कहते हैं कि हम पॉजिटिव थिंकिंग से दूर होते चले जा रहे हैं और नेगेटिव थिंकिंग में फंसते चले जा रहे हैं, तो बेसिकली होता ये है कि जो किसी भी पर्सन की कैपेसिटी होती है प्रोसेस करने की, अपने थॉट्स को प्रोसेस करने की, अपनी सोचों को प्रोसेस करने की, वो जो है कैपेसिटी जो है वो उस वक्त स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक ही नेगेटिव पैटर्न में इंगेज हो जाता है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ नहीं जा सकता। सो इस बात से तो पहले अपने आप को हमें जो है थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी है कि अगर मुझे या आपको या किसी को भी नेगेटिव थॉट आती है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल पैटर्न है, ठीक है, ये नेचुरल चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे ये स्टेप अपनी लाइफ में ज़रूर अब ऐड करना है कि जब भी मैं कभी इस नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हूँ तो मैं किस तरीके से अपने आप को स्टेप आउट कर सकती हूँ उस सिचुएशन से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मिस राहीला, वेलकम रुकैया, वेलकम ज़ारा हक, सभी अली, वेलकम, thank you so much for your kind compliment, welcome Uzma, welcome Sarwat Aslam,
सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं कनेक्टेड रखूंगी अपनी टॉक भी, और बीच बीच में आपके सवालात के जवाबात भी देने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरी फोकस ये है कि मैं आज ज़रूर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मैंने बुध को आपके साथ एक अलग प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होना है। लेकिन ये टॉपिक क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिरी बात है कवर अप नहीं हो सकती, लेकिन जो मैक्सिमम जो मैं हेल्प आउट आप लोगों को कर सकती हूँ कि किस तरीके से अपने आप को जो है आप मैनेज कर सकते हैं, या किस तरीके से पॉजिटिव पैटर्न्स को जो है इनकलकेट कर सकते हैं, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जिसको आप नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, ठीक है, या मैं और आप कहते हैं कि ये कोई प्रोडक्टिव थॉट्स नहीं है, वो एक्चुअली प्रोड्यूस क्यों होती हैं या होती क्यों हैं, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग हो, या आपकी वरीज हो जिसे आप परेशानी कहते हैं, या आपके कोई फियर्स हों जिसे आप खौफ की कैफियत कहते हैं, या आप डर की कैफियत कहते हैं, या आपके कोई लिमिटिंग बिलीव्स हों। हर किसी के कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। आप वर्ड पे अगर गौर करें, लिमिटिंग बिलीव्स, बिलीफ जो है आपकी बेसिकली थॉट की, जिसे आप कहें ओरिजिन होती है, जो आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है, जो आपका जो आपका यकीन की कैफियत होती है वो। तो लिमिटिंग बिलीफ का मतलब है कि हमारे कुछ यकीनन हमारे तजुर्बात से, हमारी जिंदगी में हमारे एक्सपीरियंसेस से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस जो हमने देखे होते हैं या हमने किसी से सुने होते हैं, ठीक है, उनसे हमारी कुछ ऐसे बिलीफ जो है हम इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को, या हमारी एक्शन को, या हमारे पॉजिटिव ग्रोथ को लिमिट करती हैं। दैट्स वाई वो कहलाती हैं लिमिटिंग बिलीफ। वो चाहे नेगेटिव थिंकिंग हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वरीज हो, या लिमिटिंग बिलीफ हो, ये बेसिकली हमें फंसा देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव पैटर्न को सही तरीके से अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं कर पा रहे होते। सवाल ये पैदा होता है कि ये आती कहाँ से है, इनकी वजह क्या है, बेसिक वजह क्या है, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग क्यों है, लिमिटिंग बिलीफ्स क्यों हैं, वरीज क्यों हैं, फियर क्यों है। इनकी सबसे, वैसे तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो एक कॉमन और बेसिक जिसे आप कहते हैं की फैक्टर है, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, हम बहुत ज्यादा जब अपने माइंड को इंगेज कर लेते हैं ऐसे थिंकिंग पैटर्न की तरफ, ठीक है, किसी भी हवाले से, ठीक है, जैसे आपने एक मशहूर महावरा सुना हुआ है ना कि राई का पहाड़ बनाना, एक छोटी सी बात है, लेकिन उसके बारे में मुझे जितना टाइम देना चाहिए, या जितना सोचना चाहिए, या जितना फोकस करना चाहिए, मैं उससे कहीं ज्यादा, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करती हूँ, उसको टाइम देती हूँ, और उसे मुख्तलिफ एंगल से जज करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो ओवर थिंकिंग का फैक्टर है, ये बेसिकली आपकी तमाम चीज़ों को, ये नेगेटिव थिंकिंग हो, चाहे वरीज हो, चाहे फियर हो, चाहे लिमिटिंग बिलीफ हो, इनको जो है ये पॉप अप करता है और इनको फ्यूल अप करता है। और जब तक जहन में रखें कि ये चीज़ जो है, ओवर थिंकिंग को आप कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, ठीक है, या ओवर थिंकिंग को कैसे मैनेज किया जाता है, आप अगर इस स्टेप को अपनी लाइफ में जब तक ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपको बहुत डिफिकल्टी होगी कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव, या जिसे आप कहते हैं प्रोडक्टिव थॉट की तरफ लेके आए, ठीक है। पॉजिटिव थॉट के लिए अपने आप को ट्रेन करना ही जरूरी है, ठीक है। उस ट्रेनिंग के बगैर मैं और आप, जैसे मैंने कहा कि हम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव पैटर्न को पिक करना ही हमारे माइंड का मेजर पैटर्न है, ठीक है। सो पॉजिटिव की तरफ हमें उसे फोर्सफुली इंगेज करना होता है, और फोर्सफुली इंगेज करने के लिए मुझे ये समझना चाहिए, या मुझे ये आना चाहिए कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके कैसे इंगेज करूंगी, कैसे दूसरे वे की तरफ लेकर जाऊंगी, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग बेसिकली एक जो मेजर रीजन है आपको नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न की तरफ से, या ओवर इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ओवर थिंकिंग का क्या इलाज है। तो पहले ये समझना जरूरी है ओवर थिंकिंग क्यों होती है। ओवर थिंकिंग जब होती है जब आपका मेजर फोकस आपके प्रेजेंट से हटकर, यानी आपके मौजूदा जिस सिचुएशन में आप हैं उससे हटके आपके फ्यूचर पे फोकस हो जाता है, ठीक है। यानी आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में लिव नहीं करते, यानी क्या होगा इसका मतलब है, तो इस बात का मतलब ये, उस शख्स ने ये किया है तो उसका ये मतलब है, फिर ये होगा, एंड यू मेक कनेक्शन एंड मोर कनेक्शन एंड कनेक्शन, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ओवर थिंकिंग जब रिजल्ट करती है जब आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते और फ्यूचर की एप्रीहेंशंस में मूव करके चले जाते हैं, तो फिर आपकी वो इमेजिनेशन पॉपअप होना शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि आपकी माइंड की ये पावर है कि आप उसे जो भी थिंकिंग पैटर्न, जो भी वर्ड्स देंगे, जो भी थॉट देंगे, वो उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा। उसके लिए रियल और अनरियल का फर्क नहीं है, ठीक है।
आप उसे जो भी थिंकिंग, जो भी जिसे आप कहें कि इनपुट देंगे, वो उसकी प्रोडक्टिविटी फौरन शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि अगर आप उसे फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं, अब वो फ्यूचर की एप्रीहेंशन में ही इंगेज हो जाएगा और प्रेजेंट से फोकस हट जाएगा। लोगों का सवाल ये होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आए कैसे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हो चुके हैं जिनमें मल्टीपल एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी लिंक करने के लिए आज इसमें भी बताऊंगी कि सबसे पहला जो ओवर थिंकिंग से अपने आप को, 3 सिंपल स्टेप्स हैं कि आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से जो है कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम इश्तियाक अहमद संग साहब, वेलकम जमाल खान साहब, वेलकम शाहिद मंगी, नवीद भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। गाइड मी कैन एडमिशन इन एमफिल। इस सवाल का जवाब आपको नवीद भट्ट इनबॉक्स मिल जाएगा। मैं पहले प्रोग्राम पे फोकस कर लूँ तो आप आई रिक्वेस्ट जो टीम मेंबर्स हैं जो पेज को इस वक्त जो है एडमिन चला रहे हैं, तो वो इस पे आपको इनबॉक्स करके आंसर कर सकते हैं। मैं वापस से आती हूँ कि मैं बात कर रही थी कि ओवर थिंकिंग के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं आपके, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ओवर थिंकिंग इसलिए कि मेरा फोकस जो है मेजरली कहाँ चला गया है, फ्यूचर पे चला गया और मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ। जब तक कि समझ लीजिए आप अपने आप को वापस से प्रेजेंट मोमेंट में लेकर नहीं जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब कि इस वक्त जो सिचुएशन है जिसे मैं फेस कर रही हूँ या जिसकी वजह से जो भी मेरी थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो रही है, यानी इस वक्त मौजूदा मेरा हाल जो है, ठीक है, मेरी जो सिचुएशन है, मैं उस ही को एक्सपीरियंस करूं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ कि मिसाल के तौर पर सपोज कि आप हाथ धो रहे हैं उस टाइम पे और आप अपनी थॉट्स में इंडल्ज हैं, ठीक है, मल्टीपल आप थॉट्स में इंडल्ज हैं और आपका फोकस जो है वो फ्यूचर एप्रीहेंशन की तरफ है, या आप कह लें कि आपकी पास जो है रिमिनेशन की तरफ है, यानी कि माजी के या तो ख्यालात में आप जो है इंडल्ज हैं या तो फिर आप बहुत ज्यादा फ्यूचर की एप्रीहेंशन में हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में आने का मतलब कि कैसे आएंगे। सपोज कि मैं अगर हाथ धो रही हूँ तो मैं क्या करूंगी कि मैं फोकस करूंगी कि जिस साबुन से मैं हाथ धो रही हूँ उसका रंग कैसा है, मैं देख रही हूँ, ठीक है, उसकी खुशबू कैसी है, पानी जो मेरे हाथ को टच कर रहा है उसकी वार्मथ कैसी है, जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी साउंड कैसी है। मैं अपने आप को प्रेजेंट में ला रही हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने विजुअल सेंस से, यानी कि जो मैं देख रही हूँ, ठीक है, जो मैं सूंघ रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, ठीक है, मैं इन तमाम जो अपनी सेंसेस को रीफोकस कर रही हूँ टूवर्ड्स प्रेजेंट। या मिसाल के तौर पर कि अगर आप कहीं चल रहे हैं, आप सीढ़ियां चल रहे हैं सपोज, ठीक है, तो आपका फोकस कि आपके फीट जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो सरफेस का टच है जो आपके पैर में महसूस हो रहा है वो कैसा है, जो टेम्परेचर है वो कैसा है, आपके पाँव की जो चाप है उसकी आवाज कैसे आ रही है। इफ यू विल डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स फोकसिंग इन द प्रेजेंट, ठीक है, बाय रीफोकसिंग योर सेंसेस, तो क्या होगा कि आप फौरन उस फ्यूचर एप्रीहेंशन से या पास्ट की रिमिनेशन से अपने आप को ग्राउंड करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन या डिसरप्शन, आप इसे जो भी कह लें। ये फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है उस टाइम पर, ठीक है। सो क्या होगा कि वो थॉट जो एक चेन बनाने जाने वाली है, ठीक है, वो थॉट जो होगी वो उस वक्त ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और आपका माइंड शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो आपके लिए आसानी होगी कि अब आप उसे सेकंड स्टेप पे, रीफोकस स्टेप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर उसे लेके चले जाएं। पहला ये है कि मैंने डिस्ट्रैक्ट किया है या डिसरप्ट किया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे मैं आऊंगी रिकनेक्ट करने के लिए, यानी कि मैं अब प्रेजेंट स्टेट में आ गई हूँ, ठीक है, और अब उसके बाद जो है मैं प्रेजेंट में मौजूद जो है अपने आप को रीफोकस करने की कोशिश करूंगी, रिकनेक्ट करने की कोशिश। अब रिकनेक्शन कैसे होगी? रिकनेक्शन ऐसे होगी कि मिसाल के तौर पर कि जो भी सिचुएशन है, आप जिस भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वो किसी के साथ कोई तल कलामी भी हो सकती है, किसी का कोई कमेंट भी हो सकता है, कोई आपकी वर्किंग ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आप अपने आप को, जिसे आप कहते हैं कि इनकैपेसिटेट फील करते हैं और आपको लगता है कि आप जो है इफेक्टिवली शायद जो है अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे, सेल्फ ब्लेमिंग है या व्हाटसोएवर जो भी चीजें हैं, ठीक है। आपको अब, क्योंकि आप रिकनेक्ट कर रहे हैं, आपको अपना जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, आपको उसे ब्रॉड करना पड़ेगा।
ठीक है, यानी पहले तो मैं एक लिमिटेड वे में सोच रही हूँ, ठीक है, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक, जिसे आप कहते हैं कि ब्लेम के ही ऊपर है, ठीक है, या एक नेगेटिव एस्पेक्ट पर ही है। अब मुझे डिस्ट्रैक्शन के बाद ये रिकनेक्ट करना है कि इसके अलावा और क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं या और ऐसे क्या पहलू हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जैसा मैं और आप सोचते हैं या जो एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, सिंपल वही पर्सपेक्टिव जो है वो दुरुस्त है, ठीक है, या सिंपल वही पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है। एक सिचुएशन के मुख्तलिफ एंगल होते हैं, ठीक है ना। और मैं और आप जब भी किसी इमोशनल टर्मोइल में होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन को फोकस कर रहे होते हैं जो हमारे फ्रंट पे होती है, और हमारी ये माइंड की कैपेसिटी कि वो मुख्तलिफ पहलुओं में सोचे वो उस वक्त लिमिटेड होती है। तो रिकनेक्ट करने के फेज में होना ये है कि मैं अपने पर्सपेक्टिव को वाइड करूंगी, ठीक है, यानी मुझे अब ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ले जाना है, ठीक है, बजाय इसके कि मैं माइनर थिंग्स को फोकस करूं और ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाऊं, ठीक है, मुझे जो है आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जाना, कैसे लेके जाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बहुत दफा लोगों को ये समझ में नहीं आती कि हम क्या क्वेश्चन करें, ठीक है, और क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर ये सवाल अपने आप से कर सकती हूँ कि ये जो मैं सोच रही हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए कितना प्रोडक्टिव है। इस सोचने से मुझे अगले 5 हफ्तों में, और फिर उसके बाद मैं वाइडनिंग करूंगी अपना पर्सपेक्टिव, अगले 5 साल में कैसे ये मुझे हेल्प आउट कर सकता है, क्या मेरी ये सोच मेरे लिए हेल्पफुल है। अच्छा, बाज दफा जब लोगों को ये बताया जा रहा होता है तो उन्हें ये होती है कि सिचुएशन ही ऐसी होती है, इतनी वर्स्ट होती है कि हम अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पा रहे होते। कीप इन माइंड दैट इज व्हाट द पॉइंट इज बेसिकली, जहां पर या तो आप अपने आप को हेल्पलेस मूड में लेके चले जाते हैं या फिर आप अपने आप को एक्टिव सॉल्यूशन मूड में लेके आते हैं। यही वो वीक पॉइंट होता है, ठीक है। अगर मुझे ये लगता है बात यही है कि सिचुएशन बिल्कुल चैलेंजिंग है, ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई यानी दूसरी राय नहीं है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता जिंदगी में कि आप अपने जिंदगी से स्ट्रेस को निकाल दें, ठीक है, या आप अपनी जिंदगी से जो है, जिसे आप कहें कि परेशानियों को, ओवरवेलमिंग सिचुएशंस को निकाल दें या चैलेंजेस को निकाल दें। वो तो आएंगे और वो हमेशा आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस में साथ रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन्हें मिनिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। सो हमारा फोकस सारा का सारा ये है कि हमें अपने आप को किस तरीके से मिनिमम डिस्ट्रैक्शन की तरफ, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन की तरफ लाना है और मैक्सिमाइज किस तरह से करना है अपनी प्रोडक्टिविटी को। सो मेरे ये सवालात हो सकते हैं, ठीक है, कि ये जो मेरी सोच है वो मेरे लिए किस तरीके से फायदेमंद है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे एक उस शख्स ने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है, वो हमेशा मेरे साथ यही करता है, ठीक है। लोग मेरे साथ जो है वो बायस्ड हैं, ठीक है, लोग मेरे साथ जजमेंटल हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं, लोग मुझे यूज करते हैं। ये वो जो सारी थॉट्स हैं, इनको सोचने से मुझे क्या फायदा होने वाला है, ये पहला सवाल है, ठीक है। अगर मैं इसी सोच पे स्टक रहती हूँ, सही, यकीनन कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इन सोच से सिर्फ और सिर्फ जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, वो नेगेटिवली एक्टिवेट ही होना है। यानी मैंने फ्लाइट और फाइट वाली सिचुएशन ही में जाना है और अपनी बॉडी को और अपनी, जिसे आप कहते हैं कि एनर्जी को जो है वो वेस्ट ही करना है। सो दूसरा सवाल मेरा ये हो सकता है कि जो भी अगर सपोज ये थॉट है, ठीक है, इस थॉट से मुझे यानी नेक्स्ट मेरे आने वाले 5 वीक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या ये प्रोडक्टिव है। अगर ये नहीं है तो उसी वक्त मुझे उसे डिलीट मारना चाहिए, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि इस सोच के अलावा और दूसरे क्या पहलू हो सकते हैं इस सिचुएशन के। मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे टाइम दिया था, उसने मुझे कॉल करनी थी, ठीक है, और उसकी कॉल नहीं आई और मैं इंतजार कर, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये मेरी नेगेटिव थॉट्स हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, मे बी कि जो पर्सन है जिसने कमिट किया था, ठीक है, मे बी उसकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, मे बी कोई ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से, यानी मैं अपने आप से पर्सनलाइज करने के बजाय चीज को क्या करूंगी, वाइडनर पर्सपेक्टिव में एक्सटर्नलाइज कर दूंगी, ठीक है, बाहर दूसरों, यानी मैं सेल्फ ब्लेम से हटाऊंगी इस चीज को, ठीक है। और अगर जो भी चीज होगी, डेफिनेटली अगर मुझे लगता है कि वाकई में सपोज मेरी ये थॉट है, तो इस बारे में मैं बात कर सकती हूँ उस वक्त जब भी मुझे मौका मिलेगा उस शख्स से पॉजिटिव तरीके से, एक असर्टिव वे में मैं उससे इस पर डिस्कस कर सकती हूँ और वही शख्स बता सकता है कि क्या रीजन है। हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में
माइंड स्ट्रेस में जाना, ठीक है, जिसे आप कहते हैं, या लो सेल्फ स्टीम में जाने की जो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग एरर है वो माइंड रीडिंग है, ठीक है, माइंड रीडिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट है पर्सनलाइजेशन। माइंड रीडिंग ये होती है कि आप ये जज करना शुरू कर देते हैं कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। उसने ये किया है तो इसका तो यही ही मतलब होगा। मैं बीच में ऐड नहीं कर रही हूँ, गैप्स दे रही हूँ, ये ऐसी सोचें हैं जो अक्सर ही सभी लोगों को आती हैं। उसके इस एक्शन का ये मतलब है, ठीक है, उसने ये कहा है तो इसका मतलब उसने मुझे ये जताना चाहा है। हम खुद ही दूसरों की सोच को यानी जज करते हैं और फिर उसे हम इंडोर्स भी करते हैं कि यही होगी, और फिर हम उस पर फिक्स हो जाते हैं और हम कम्युनिकेशन के लेवल पर या एक्शन के लेवल पर नहीं जाते। ये जहन में रखिए, मैं माहिर नफ्सियात हूँ, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मल्टीपल थेरेप्यूटिक टूल्स मेरे पास हैं, मल्टीपल मेरी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक माहिर नफ्सियात भी कभी भी माइंड रीडिंग नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि उसके पास टूल्स ऐसे होते हैं या उसकी नॉलेज ऐसे होती है एक्शन की, थिंकिंग की और फीलिंग्स की, कि वो उनकी कनेक्शन से एक आइडिया जरूर जनरेट करता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए फिर भी उसे जरूरत होती है कि वो कम्युनिकेशन के लेवल पर आकर उस चीज को इंडोर्स करे। सो माइंड रीडिंग जो है वो सबसे खतरनाक चीज है, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप डिफिकल्टीज में भी जाते हैं और फिर अपनी जो सेल्फ का जो जिसे आप सेल्फ इमेज है उसमें भी डिस्टॉर्शन पे जाते हैं। फिर सेकंड जो मैंने बताया था पर्सनलाइजेशन, हर चीज को अपने से लिंक कर लेना, ठीक है, हर किसी बात का जो भी मतलब होता है उसे अपने आप से लिंक कर लेना, ठीक है, कि उसने यूं करके देखा है, ठीक है, उसने फला बात करते हुए यूं मुस्कुराया था तो इसका मतलब है कि मुझे, ठीक है, मुझे कोई मैसेज दिया है, ठीक है, या फला ये जो चीज हुई है, ठीक है, ये जो शख्स कर रहे हैं ये असल में मेरे लिए मैसेज है। हर चीज को अपने सेल्फ से लिंक कर लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद खुद ही अज्यूम कर लेना, यानी अजम्पशंस में रहना। बेसिकली पर्सनलाइजेशन और माइंड रीडिंग आपको हमेशा अजम्पशंस में रखती है और आप अपनी लाइफ को अजम्पशंस में चलाते हैं। उसकी वजह से जो आपकी, जिसे आप कहें कि वैलिड थिंकिंग होती है, ठीक है, जो एक नेचुरल थिंकिंग होती है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी जा सकती है, ठीक है, आप उसके जो रास्ते होते हैं वो बंद कर लेते हैं और अपने आप को एक टनल की तरफ लेके चले आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें जो ये ओवर थिंकिंग है, पर्सनलाइजेशन है, ठीक है, आपकी माइंड रीडिंग है और ओवर जनरलाइजेशन है, कभी से कोई छोटी मोटी बात जो हो गई, यानी माइनर सी कोई चीज हुई है, ठीक है, और उसको जो है आपने पूरी सिचुएशन पे जो है ना वो जनरलाइज कर लिया है। वेलकम फराह खान, माइंड को पीसफुली रखने के लिए कुरान जरूर पढ़ें, इससे माइंड कंट्रोल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई सेकंड योर ओपिनियन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रिंसेस फ्लेविया वेलकम, आयत प्रिंसेस, फायजा इलियास वेलकम, जमाल खान I had 10 years ago, still thoughts appear like it happened yesterday and I am always under severe fear and I am not forgetting it. Yes, that's what I am saying. जब से मैं अभी इसी पे बात कर रही हूँ कि जो मैंने बताया आपको कि जो माइंड है उसके लिए रियल अनरियल का फ़र्क नहीं है, ठीक है, और उसकी मिसाल आप सबसे ज़्यादा इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आप कभी इवन आप कोई फिल्म देखते हैं, आप कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, ठीक है, आप कोई भी चीज़ कोई वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, यू नो, ठीक है, कि ये सारी जो है ये जिसे आप कहें कि एक क्रिएटेड चीज़ है, ये रियलिटी नहीं है, ये फिल्माइज हुई भी चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कभी कोई ऐसे सीन आते हैं, ठीक है, जो कि पेनफुल होते हैं या जो कि इमोशनल सीन्स होते हैं, आप उसमें इतना इंडल्ज होते हैं कि आप उन्हीं सेम फीलिंग को सेंस करते हैं। अगर कोई चीज़ गलत हो रही होती है, ठीक है, और उसके हवाले से कोई बात हो रही होती है, उसी तरह से वही एंगर और वही फीलिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जब उसमें कोई प्लेजरेबल चीज़ें शेयर हो रही होती हैं या कोई जिसे आप कहें कि ह्यूमर शेयर हो रहा होता है, तो डेफिनेटली आप उसमें भी उस चीज़ को वैसे ही एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज़ व्हाट जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका माइंड, आपका ब्रेन एक कंप्यूटर की मानंद है, एक सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है, उसमें एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल है। आप जब वो सीडी लगाएंगे, वो सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे, ठीक है, जो उन मेमोरीज का, उन एक्सपीरियंसेस का जो आपने अपने जहन में और अपने दिल में जमा करके रखी हुई हैं, चाहे वो पास्ट की तल्ख हकीकतें हैं या एक्सपीरियंसेस हैं या आपके कुछ और कंसर्न्स हैं फ्यूचर के, तो क्या
वैसे ही वापस से रिलिव करेगा। ये पावर है माइंड की, ठीक है। और इसी वजह से आप एक ही सिचुएशन में बार बार, ठीक है, उसी तरह के पेन को एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हीं फ्लैशबैक्स को आप एक्सपीरियंस करते हैं। मैं आगे अपना एक प्रोग्राम जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड फियर एंड फोबियाज पे करने वाली हूँ, होपफुली ईद के बाद। इस पे मैं ज़रूर बात करूंगी और इस पे शायद आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकें और वो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि किस तरीके से आप अपने इस फियर को कॉम्बैट कर सकते हैं। अगर बहुत सिवियर कोई ट्रॉमा लाइफ में होता है, ठीक है, और जिसको आपको लगता है कि आप इन छोटी टेक्निक से, ठीक है, या खुद आप सेल्फ हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए इंतहाई रिकमेंडेशन आपके लिए ये होती है कि आपको किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए जो कि आपको फैसिलिटेट कर सके और आपको गाइड कर सके कि किस तरीके से आप अपने इस फियर्स को और जो ट्रॉमा को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। वेलकम मारिया, वेलकम रिमशा, वेलकम बिनते अली, फैसल हुसैन, ठीक है। मैं इस पे बिल्कुल आती हूँ, आप लोगों के सवालात के जवाबात देने के लिए भी आती हूँ। पैनिक अटैक्स पे हमने एंजाइटी डिसऑर्डर पे एक प्रोग्राम किया है, डॉक्टर सोबिया आफ्ताब ने किया था, आप उसको व्यू कर सकते हैं। उसमें आपको रज़ा खान साहब, ये मैं आपसे मुखातिब हूँ, जो आपके लिए शायद हेल्पफुल होगा। हाउएवर हम इसको फर्दर जो है फिर भी डिस्कस कर लेते हैं अगर प्रोग्राम में टाइम होगा, ताकि मैं अपनी जो मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लूँ। वेलकम डॉक्टर सोबिया आफ्ताब। ओके, सो मैं 2 स्टेप हमने अभी तक किए, एक तो डिस्टरप्ट और डिस्कनेक्ट करने का एंड देन वापस से रिकनेक्ट करने का। रिकनेक्ट में मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मुझे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना है, यानी कि मुझे उस थॉट से जिसमें मैं अभी करंटली इंगेज हूं उससे हटकर कि इसके अलावा और दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और ये इससे होता क्या है कि जब आप मुख्तलिफ एंगल्स को फोकस करना शुरू करते हैं, ठीक है, सो उससे होता ये है कि आपका जैसे ही पर्सपेक्टिव ब्रॉड होगा वैसे ही जो आपकी ओवर थिंकिंग वाला एस्पेक्ट है वो ऑटोमेटिकली हैंडल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर रिकनेक्ट ही में है कि आप स्पेंड करेंगे अपना ज्यादा टाइम प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। आपका माइंड आपको वापस से बार बार रीट्रैक करेगा कि आप वापस से उन्हीं थॉट्स की तरफ जाएं जो कि आपके लिए पेनफुल हैं। वो क्यों करेगा? इसलिए क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम बाय डिफॉल्ट जो है ऑटोमेटिकली क्यूज को पिक करते हैं जो कि हमारे लिए थ्रेटफुल होते हैं। तो वो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती तो माइंड की कोशिश होगी कि वो वापस से आपको उन थिंकिंग पैटर्न की तरफ लेकर जाता है। तो मुझे सेकंड स्टेप में, यानी जो रिकनेक्ट का जो सेकंड स्टेप है, उसमें मुझे अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करवाना है और रखना है। जो सिंपल वे है रिकनेक्ट करने का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो माइंडफुलनेस की टेक्निक होती हैं, ठीक है, आप सिंपल, अगर आप इस वक्त किसी यानी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप जस्ट फोकस करना शुरू करें अपनी ब्रीदिंग पे, अपनी सांस की रफ्तार पे, ठीक है। सोच पे फोकस आपका नहीं होगा, आपकी आउटर एनवायरनमेंट पे और किसी नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट में कि मैं अपनी सांस को फोकस अगर करूंगी, मैं आंखें बंद करूंगी और मैं देखूंगी कि मैं सांस कहाँ से ले रही हूँ। क्या मैं सांस अपने चेस्ट से ले रही हूँ या क्या मैं सांस अपने एब्डोमेन से ले रही हूँ? कहाँ से मैं सांस ले रही हूँ, ठीक है। मेरी सांस की रफ्तार कैसी है? क्या वो बहुत तेज है, ठीक है, या वो बहुत स्लो है, या वो रुक रुक कर आ रही है? अगर वो रुक रुक कर आ रही है तो मैं उसे स्मूथ करने की कोशिश करूंगी। अगर वो डीप नहीं है तो मैं उसे डीप करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और सांस पे ही फोकस करते हुए मैं अपने माइंड को ये सजेशन दूंगी, ठीक है, कि आई एम गेटिंग रिलैक्स, ठीक है। इनहेल करूंगी और अपने आप को कहूंगी आई एम गेटिंग रिलैक्स, ठीक है, आई एम गेटिंग काम, आई एम बिकमिंग मोर पीसफुल, ठीक है। अपने आप को इंटरनल ये मैं सजेशन दूंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको लगता है ब्रीदिंग के साथ साथ आप अपने बॉडी टेम्परेचर पे फोकस करेंगे, ठीक है। आपके इर्द गिर्द आपका जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, वो कैसा है, ठीक है। क्या वो ठंडा है, ठीक है, क्या वो नॉर्मल है? आप अपनी जिस्म पर जो हवा, जो चाहे वो फैन की हो चाहे वो एसी की हो, ठीक है, उसको सेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन तीन, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि एक तो
आप यानी किनेस्थेटिक लेवल पर, यानी जिसे आप कहें कि टच के लेवल पर आप अपने आप को फोकस करने की कोशिश कराएंगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहेंगे। ठीक है। सो क्या होगा कि जो आपका डिस्ट्रप्ट और डिस्ट्रक्शन आपने की है अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, वो वापस से आपकी जो इनवर्ड जिसे आप कहते हैं पैटर्न है, वो उसकी तरफ आप इंडल्जेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है। साथ साथ इससे ये होगा कि अगर आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल करेंगे तो वो जो चीज, वो जो एंशियसनेस आपके अंदर क्रिएट हो रही होती है, या जो एंजाइटी की जो फीलिंग क्रिएट हो रही होती है, उन नेगेटिव थॉट्स को फोकस करने की वजह से जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, आप उसे भी पीसफुली, कामफुली, रिलैक्सेशन के लेवल पर लेकर जा सकते हैं। सो हमारे दो मेजर स्टेप, डिस्टरप्ट या डिस्कनेक्ट जिसे आप कहते हैं, सेकंड स्टेप रिकनेक्ट। रिकनेक्ट में मेरा पहला पॉइंट कि मैं अपने आप से सवालात करूंगी, यानी मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करूंगी, ठीक है, कि जिनके थ्रू मैं अपने आप को, अपनी जो थॉट है, मैं उसको चैलेंज कर सकूं। ठीक है। और उस ओवर थिंकिंग के पैटर्न से जो मैं माइनर एस्पेक्ट्स को फोकस कर रही हूं, मैं उससे जो है अपनी तवज्जो हटा सकूं। और दूसरे इसी रिकनेक्ट के लेवल पर मैं सिंपली, जो सिंपलेस्ट वे है कि प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए मैं सिंपल अपनी ब्रीदिंग को फोकस करूंगी। सिंपली अगर मैं उस रूम में हूं तो मैं फोकस करना शुरू करूंगी कि उस रूम में मिसाल के तौर पर कितनी लाइट्स हैं, ठीक है, कितने फैंस लगे हुए हैं, ठीक है, दीवार का कलर क्या है, वॉल्स, कितनी वॉल्स हैं, ठीक है, कितने क्या उसके अंदर चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, कालीन का रंग कैसा है, स्मेल रूम में कैसी है, ठीक है, व्हाटसोएवर, यानी कि मैं प्रेजेंट स्टेट में, मेरी जो इंटरनल जो मेरी ब्रीदिंग की साउंड है वो कैसी है, फैन की आवाज कैसी है, एसी की आवाज कैसी है, यानी मैं अपने आप को सेंसेस में स्पेशली विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, यानी जो मेरा देखना है, जो मेरा सुनना है और जो मेरा महसूस करना है, इन तीन सेंसेस को मैं इंगेज करूंगी ताकि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रिलीव कर सकूं। ठीक है। अच्छा, जो सवालात मैंने कहे थे, कुछ और सवालात मैं आपको बताती हूँ जो डिस्ट्रैक्शन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि आप अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं कि जो ये मैं सोच रही हूँ कि क्या ये वाकई जो सोच है, ठीक है, ये इतनी अहम है जिसके थ्रू मैं अपने आप को अपसेट करूँ। ठीक है, क्या ये जो सिचुएशन जिसकी वजह से भी मैं नेगेटिव थिंकिंग में जा रही हूँ, इसमें मेरे लिए लेसन क्या है, इसमें मेरे लिए लर्निंग क्या है। ठीक है, यानी कि पहले मेरा फोकस है कि ये गलत हो गया, ये खराब हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मैं अपने आप को कहाँ रिफोकस कर रही हूँ, मैं अपने आप को रिफोकस कर रही हूँ कि जो कुछ भी अब हो गया वो तो हो गया, ठीक है, अब वो बदल नहीं सकता है, जो भी हुआ है उसमें मेरे लिए लेसन्स क्या हैं और मेरे लिए लर्निंग्स क्या हैं, वो स्टेप्स या वो एरर्स क्या हैं जिन्हें मैं करेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं तीसरा सवाल अपने आप से कर सकती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, यानी बात छोटी सी है और मैं ओवर रिएक्शन की तरफ जा रही हूँ या ओवर थिंकिंग की तरफ जा रही हूँ, जैसे ही मुझे ये अंदाजा हो मुझे फौरन से अपने आप को डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, चौथा सवाल इंपॉर्टेंट कि ये जो मेरी सोच है, ठीक है, ये मुझे बेहतर पर्सन बनाने में कितनी मददगार साबित हो सकती है। अगर आपको जवाब आता है नहीं, जो कि यकीनन आएगा कि कभी भी नहीं, ठीक है, तो एक समझदार शख्स के तौर पर, कॉन्शियसली, शऊरी तौर पर मुझे उससे मूव ऑन करना चाहिए। वक्ती तौर पर अगर मुझे कोई सोच समझ में नहीं आती तो अगेन मूव टू द स्टेप ऑफ रिकनेक्ट, ठीक है, जहां पे आप सिंपली प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को एंगेज करोगे। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, क्योंकि ये वो सवालात, ये मैंने सवालात जनरेट इसलिए किए कि यही मैक्सिमम सवालात होते हैं जिस वक्त हमें कोई भी ऐसी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या सिचुएशन आ रही होती है, ठीक है, जो हमारे जहनों में आ सकते हैं, जिन्हें हम चैलेंज कर सकते हैं। कैन आई कंट्रोल द सिचुएशन, व्हाटएवर। बाज दफा ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, अपनी तमाम तर एफर्ट के बावजूद, अपनी तमाम तर प्लानिंग के बावजूद जो है हम उन सिचुएशन में, वो हमारी कंट्रोल से बाहर चले जाती हैं। ठीक है, सो हम उन सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो जो मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूं कि क्या जो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए थी या फला होनी चाहिए थी, क्या सभी चीजें मेरे इख्तियार में हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अननेसेसरली अपने आप को ओवर बर्डन कर रही हूं ऐसी सोचों की तरफ ले जाके जो कि मेरे बिल्कुल इख्तियार में नहीं है। ठीक है, तो आपको अक्सर ये जवाब मिल जाता है कि ज्यादातर जो सिचुएशन है आपके कंट्रोल में नहीं होती, और बहुत दफा ऐसा भी मिलता है कि सिचुएशन तो कंट्रोल हो सकती थी लेकिन आप प्रिपेयर नहीं थे।
या आपने कुछ स्टेप्स ऐसे जो कि आपको पहले से कर लेने चाहिए थे आपने नहीं किए, तो अगेन दैट इज द बेस्ट पॉइंट कि ये आपका फेलियर नहीं है, ये आपका लर्निंग है, ये फीडबैक है। इसका मतलब है कि अगर आज मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या एरर किया था जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी, और मैं अगर उसे रिकरेक्ट कर लूंगी तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जो है मैं उस चीज में एक्सपीरियंस रखते हुए उस चीज को बहुत आसानी से कर लूंगी। छठा मेरा सवाल, व्हाट आई कैन डू राइट नाउ टू मेक माई सेल्फ फील बेटर। ठीक है, ये छठा सवाल है, ये आप सबको लिख लेने चाहिए अपने पास कि कोई एक भी काम ना करे तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब तक आप 7वें 8वें तक पहुंचे तो आप वो काम ना करें। वो यकीनन आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ और रीफोकस करने की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, मैं अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा क्या कर सकती हूँ, ठीक है, कि जो भी मेरी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो मैं फील कर रही हूँ या मैं नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ जा रही हूँ या नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रही हूँ, मैं अपने आप को एक बेटर फीलिंग की तरफ कैसे लेके जा सकती हूँ, क्या एक्शन होता है ऐसा। इसका मतलब है कि मैं बजाय थिंकिंग में स्टक रहने के अपने आप को कहां लेकर जाऊंगी, एक्शन की तरफ लेकर जाऊंगी। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन सी द सिचुएशन विद लव। ठीक है, हाउ कैन सी द सिचुएशन विद लव। लव कहा है मैंने, मैं मोहब्बत से सिचुएशन को देखते हुए कैसे एनालाइज कर सकती हूँ। ये मैंने क्यों ऐड किया ये मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप कभी भी किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, या सपोज कह ले कि नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं या नेगेटिव थिंकिंग में होते हैं, आप अपनी सेल्फ की तरफ बड़े हार्श होते हैं, आपकी थिंकिंग हार्श होती है। ठीक है, चाहे वो सिचुएशन की तरफ हो, चाहे वो दूसरों की तरफ हो, चाहे वो अपनी तरफ हो। ठीक है, यार इसलिए क्यों होती है, जैसे मैंने बताया कि फिजियोलॉजी आपकी ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती है। ठीक है, आप एक हाइटेंड ओवरवेलमिंग स्टेट में होते हैं, आप हाइटेंड इमोशनल स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब आप उसे सुकून से, ठीक है, एक बिल्कुल अपने आप को जजमेंट से आजाद करके, ठीक है, मुख्तलिफ एंगल पे वाकई में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसे रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, तो वो जो आपकी बॉडी की रिलैक्सेशन होती है, एक्चुअली आपकी बॉडी रिलैक्स स्टेट में आती है। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड क्लियरली थिंक कर सकता है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपके और माइंड अलर्ट होगा, आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी उतनी ही आएगी। और जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को टेंस रखेंगे या आप एंशियस स्टेट में होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका टिल्ट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न की तरफ होगा। और जैसे मैंने बताया कि फिर डिफिकल्ट हो जाता है बाज दफा कि आप अपने उन नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को जो है वो फोकस जो है वो यानी नहीं कर पाते, जब बहुत सारी नेगेटिव चीजें आने शुरू हो जाए। ठीक है, तो जाहिर बात है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको कोई लिखना होता है तो उसी की सीडी लगानी होती है ना। यानी मिसाल के तौर पर अभी किसी ने यहाँ अर्तुगरल के बारे में पूछा, मैं अर्तुगरल ही का बता देती हूँ कि सपोज अगर आपको अर्तुगरल की सीडी लगानी है, ठीक है, देखना अर्तुगरल है तो आपको सीडी अर्तुगरल की लगानी होगी। लेकिन अगर आपने लगा दी मेरे पास तुम हो, तो क्या अर्तुगरल चलेगा? नहीं चलेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि पॉजिटिव आप सोचें, तो इसका मतलब है कि आपको अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग का सॉफ्टवेयर भी लगाना पड़ेगा। नेगेटिव थिंकिंग के बीज बोते रहें और ये चाहें, ठीक है, कि पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए एफर्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके लिए आपको स्टेप्स जो है करने पड़ेंगे, एक्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये भी जहन में रखिए, बहुत दफा लोग बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमने तो सारे स्टेप किए लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ये याद रखिए कि ये जो आपके नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न डेवलप हुए होते हैं, ये एक दिन में डेवलप नहीं हुए होते। ये सालों के आपके वो एक्सपीरियंसेस, वो तजुर्बात, ये सालों की वो बातें जो आपने दूसरों से और सुनी होती हैं, ये ईयर्स एंड ईयर्स जो आपके रिलेशनशिप, जो आपने मीडिया से, जो आपने मल्टीपल एस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन ली होती है, उससे क्रिएटेड होते हैं। इन्हें टाइम लगता है जनरेट होने में। बिल्कुल उसी तरह से जब पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न की तरफ जाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। जब भी हम कहते हैं कि आपको हमेशा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इवन अगर मैं प्रोफेशनल हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नेगेटिव थिंकिंग में इंडल्ज नहीं हो सकती। बीइंग ह्यूमन डेफिनेटली मेरी भी टेंडेंसी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे वो टूल्स रिपीट कर करके इतनी हैबिट हो चुकी है कि ऑटोमेटिकली अब मैं अनकॉन्शियसली उसको प्रोसेस करती हूँ। तो जब आप कोई चीज रिपीटेडली अपनी लाइफ में ऐड करते हैं और स्टेप्स ऐड करते हैं, तो वो आपको इन लॉन्ग रन जरूर फायदा देती है। मोमन खान साहब ने लिखा है, आई वांट टू ask about Turkish series Ertugrul. Is it safe to show to children, as I am mother but I can see sword and cutting throats?
मैंने अभी तक जो है अर्तुगरल देखना शुरू नहीं किया है, सो मुझे नहीं पता कंटेंट, लेकिन हाँ ये मैं आपको एक जनरलाइज जरूर गाइडेंस दे सकती हूँ। देखिए, बच्चों के जो जहन, स्पेशली 0 to 7 ईयर्स की जो एज होती है, बच्चे जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने माहौल से जो भी रिसीव कर रहे होते हैं वो टोटली इम्प्रिंट होती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सेव होती है। तो इसीलिए जो 0 से 7 ईयर्स की एज में आप अगर रिलीजियसली भी देखें और साइकोलॉजिकली भी आप देखें, ठीक है, या स्पिरिचुअली भी आप देखें, सोशली भी आप देखें, आपको मल्टीपल थ्योरीज में हमेशा इन ईयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, ट्रेनिंग के हवाले से भी, गाइडेंस के हवाले से भी, तरबियत के हवाले से भी। सो कोई भी ऐसा कंटेंट, ठीक है, जो, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, देखिए मेरे और आपके जो ख्यालात हैं ना, ठीक है, या जो थॉट है या बिलीफ जो है, ये एक्चुअली ये मजमुआ है किस चीज का, हमारे उन ताल्लुकात का जिनके इर्द गिर्द हम रहते हैं, उन बातों का जो हम सुनते हैं, उन प्रोग्राम्स का जो हम देखते हैं, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का जो हम हर चैनल से रिसीव करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई बुक हो, ठीक है। तो मेरे माइंड में एक्चुअली ये सारी चीजें इंस्टॉल होती हैं। तो कभी भी बच्चों के लिए, यानी जो इस तरह के जो कंटेंट्स होते हैं वो फायदेमंद नहीं होते, प्रोडक्टिव कंटेंट ही फायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। हर एज लेवल के साथ साथ जो है वो, जिसे आप कहें कॉग्निटिव मेच्योरिटी या थिंकिंग की या सोच की जो मेच्योरिटी होती है, या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, ये एज के साथ फर्क होता है। जब आप, यानी मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि अगर एक आपके पास जो है एक छोटा सा ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास छोटा है और एक बड़ा ग्लास है। अब छोटे ग्लास में सिर्फ 0.5 पानी आ सकता है, बड़े ग्लास में जो है मेरा ख्याल है 700 ml पानी आ सकता है। अब छोटा ग्लास को अगर मैं तशबीह दे दूं उस बच्चे से, ठीक है, बच्चे के जहन से, अब अगर आप उसमें 700 ml डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो फिल इन, यानी वो उबलेगा, ठीक है, वो बाहर निकलेगा, ठीक है, और वो डिस्ट्रप्शन कॉज करेगा। तो बिल्कुल उस तरह से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि एग्रेसिव हो, ठीक है, जो कि इमोरल हो, ठीक है, जिससे कोई भी, जिसे आप कहते हैं कि मोरालिटी या एथिकल, जो अनएथिकल हो, ठीक है, या जो बच्चों के लिए फियरफुल हो सकती है, हमें इस तरह के तमाम कंटेंट से बच्चों को दूर रखना चाहिए। बच्चों के प्रोग्राम्स अलग होते हैं और बड़ों के प्रोग्राम अलग होते हैं। अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखते हैं तो वहां पर स्पेशली इसी तरह के डिस्क्लेमर्स आते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट कि इस तरह की कोई भी जो एग्रेसिव कंटेंट से स्पेशली बच्चों को रिमूव रखना चाहिए। जो सबक आमोज चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि उनका माइंड जो है सिंपलेस्ट वे में कैच कर सकता है, ठीक है, जिससे वो कुछ पॉजिटिव चीजें लर्न कर सकते हैं, उनके लिए वही प्रोग्राम्स जो है वो होने चाहिए। हाँ, अच्छा, पे क्या है, सदफ फरूक, क्या आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर रही हैं? नो डियर सदफ, इस वक्त मैं ऑनलाइन काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, जो है क्योंकि एक तो रमज़ान और दूसरी मल्टीपल जो है मेरी कमिटमेंट्स हैं। सो लेकिन हाँ, ऐसा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकती हैं। अगर आप लेना चाहें, इस पेज पे वो शेयर होंगे। और इस प्रोग्राम में भी मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि जो वकात से कि अगर वो शेयर कर सकते हैं। हाउएवर इफ़ यू हैव एनी कंसर्न यू कैन इनबॉक्स इन द सेम पेज, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आंसर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोबिया आफ्ताब फॉर योर काइंड कॉम्प्लीमेंट। I have fear of knives and heights and my sister from evil eye and black magic. मोमन खान साहब, मैंने जैसे कहा कि फियर एंड फोबियाज पे और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पे मेरे ईद के बाद प्रोग्राम होंगे, ठीक है, और उसमें आई होपफुली जो है मैं इसमें आपको हेल्प आउट जो है वो कर सकूंगी। व्हाट द कॉज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फियर, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, या मुना है या मुन्ना है, आई डोंट नो। नाम जो है वो असल में बहुत ही जिसे आप कहें वैरायटी होती है, तो बाज़ दफ़ा प्रोनाउंसिएशन में ही जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, मैंने जैसे कहा, देखिए फियर जो है बेसिकली फियर और फोबियाज पे जब प्रोग्राम करूँगी तो उसमें आप ये ज़्यादा बेहतर जान सकेंगे। लेकिन हर जिसे आपके जो फियर के पीछे या डर के पीछे, ठीक है, एक्सेसिव या थिंकिंग और एक्सेसिव इमेजिनेशन होती है, ठीक है। सो उसकी वजह से वो फियर जनरेट होता है, यानी ओवर थिंकिंग आप एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जो जिसे आप कहें एप्रीहेंशन जो होती है, वो कुछ यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की जो एक
थॉट होती है, ठीक है, सिचुएशन से कंट्रोल लूज हो जाने की जो थॉट होती है, वो बेसिकली आपके मल्टीपल फियर्स को लीड करती है। क्योंकि मेरे प्रोग्राम का टाइम भी जो है वो एंड की तरफ जा रहा है और मेरे पास बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसे मुझे कवर करना है, तो साथ साथ जो है मैं उसको भी जो है कवर करती जाऊँ। मैम आई हेल्प प्लीज इन वन ऑफ प्रॉब्लम। ओके, इज दिस राइट? अगर हम पास्ट थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेजेंट के बजाय फ्यूचर में चले जाएं। मैंने जैसे अभी बताया, अब मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से फ्यूचर में जाने वाली हैं। देखिए, पास्ट थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अगर आपके कहने से जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि मुझे पास्ट डिप्रेसिव रिमेनेशंस हैं, यानी पास्ट की कुछ ऐसी मेरे लिए जिसे आप कहें तल्ख जो है कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, या पेन एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। आना आपको हमेशा पहले प्रेजेंट में पड़ेगा, ठीक है। आपको चाहे पास्ट से डिस्ट्रैक्ट करना हो, चाहे फ्यूचर से डिस्ट्रैक्ट करना हो, यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू योर प्रेजेंट, ठीक है। बिकॉज कि अगर आपने आज अपने प्रेजेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी तो इस प्रेजेंट ने भी कल पास्ट बन जाना है, ठीक है। और जिस फ्यूचर की आप बात कर रही हैं, जिसमें आप जाने वाली हैं, वो आपका प्रेजेंट बन जाना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे वो फ्यूचर हो और चाहे वो पास्ट हो, इन दोनों पे मेरा और आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर कंट्रोल में एग्जर्ट कर सकती हूँ तो वो अपने प्रेजेंट पे कर सकती हूँ, वो अपने अभी हाल पे कर सकती हूँ जिसमें मैं एग्जिस्ट करती हूँ, ठीक है। सो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो मेरी पास्ट की जो भी चीजें हैं या जैसे भी एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्हें मैं चाहे नेगेटिव कहती हूँ, जिन्हें चाहे मैं तल्ख कहती हूँ, जिन्हें चाहे मैं पेनफुल कहती हूँ, व्हाटएवर जो भी मैं नाम उन्हें देती हूँ, उनसे उनकी जो मेरी लर्निंग्स हैं उनको मैं अप्लाई करूँ। लर्निंग कौन सी? लर्निंग और लेसन्स हमेशा याद रखिए कि आपके लिए प्रोडक्टिव होते हैं। मैं लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट करने की बात नहीं कर रही, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है तो सारी दुनिया में एक शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया तो सारे ही लोग ऐसे होंगे। ये एक नेगेटिव जनरलाइजेशन है, ठीक है, इसे ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। पास्ट से आपकी जितने भी फीडबैक्स हैं या लर्निंग्स हैं, आप उनको सामने रखते हुए अपने प्रेजेंट में कैसे अपने आप को एक्टिव लेवल पर, प्रोडक्टिव लेवल पर ला सकती हैं। और फ्यूचर में चाहती हूँ कि मेरी वो चीजें रिपीट ना हो जो कि माजी में मेरे साथ हुई हैं, तो उसके लिए भी मुझे प्रेजेंट में ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं प्रेजेंट में कुछ एक्शंस प्ले नहीं करूंगी तो डेफिनेटली मेरा जो फ्यूचर है वो फिर से वैसा ही होगा जैसा कि मेरा पास्ट है। सो इम्पोर्टेंस हमेशा प्रेजेंट की है। अपने प्रेजेंट मोमेंट को यूटिलाइज करना और उसमें एक्शंस और प्लान जो है अप्लाई करना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। फ्यूचर में डायरेक्ट छलांग लगाने से, क्योंकि फ्यूचर आपको, ठीक है, मैं प्लान जब करूंगी मैं गोल जरूर बना सकती हूँ कि फ्यूचर में मुझे ये चीज हासिल करनी है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए जितने भी स्टेप्स होंगे वो मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे। आज से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। जब मैं स्टेप बाय स्टेप उनको करूंगी तभी मैं अपने गोल को अचीव कर सकती हूँ। सो वापस से डिस्ट्रप्शन, डिस्कनेक्ट के बाद हम रिकनेक्ट हुए, ठीक है। हमने उसमें अपने आप का पर्सपेक्टिव जो है अपने पैटर्न का उसको ब्रॉड किया। उसके बाद हमने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में एंगेज करने की कोशिश की। वो माइंडफुल टेक्निक से हम कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप पे अब हम आते हैं कि टेक जस्ट वन स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। हम जब बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि बस सारी ही पॉजिटिव थिंकिंग की जितनी भी चीजें करनी है एक ही दिन कर लेती है। मूव स्टेप बाय स्टेप, टेक अ स्मॉल स्टेप। अपने लिए बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाइए, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स में अपने गोल्स को ब्रेक कीजिए। अगर मैं चाहती हूँ, ठीक है, आज भी, यानी मैं अपना पैटर्न नोट कर रही हूँ कि मैं अपनी थिंकिंग को, ठीक है, मैं कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल एग्जर्ट कर रही हूँ वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो मैं ग्रेजुअली एक चीज पर फोकस करते हुए टाइनी स्टेप लेते हुए आगे बढ़ूंगी। और ये क्यों जरूरी? बहुत दफा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो है गोल जो भी बनाते हैं उनको स्टेप में ब्रेक नहीं करते और हम एग्जैक्ट बगैर प्लानिंग के रिजल्ट चाहते हैं। मंजिल पे पहुंचने के लिए, ठीक है, सीढ़ियों का रास्ता ही लेना पड़ता है, और जब सीढ़ियों का रास्ता लेना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे तरक्की याफ्ता मिसाल देना चाहें कि एलिवेटर के थ्रू हम फौरन पहुंच जाते हैं, तब भी याद रखिए एलिवेटर भी डायरेक्ट कभी भी आपको टॉप फ्लोर पर नहीं पहुंचाती, वो स्टेप बाय स्टेप
हर फ्लोर पर पहुंचती है। इसका मतलब है कि जिंदगी में भी अगर मुझे कोई भी चीजें, ठीक है, अपने कोई भी गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है, अपनी कोई भी हैबिट रिकरेक्ट करनी है, अपना कोई भी थिंकिंग पैटर्न उस पर वर्कआउट करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप जो है वो मूव करना पड़ेगा, तभी मैं जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकती हूँ। अच्छा, ये थर्ड स्टेप हो गया। और ये क्यों जरूरी है स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है, क्योंकि जब आप अपने माइंड को एक साथ बहुत सारे स्टेप्स दे देते हैं, ठीक है, और आप उसे एक, जिसे आप कहें कि एक ओवरऑल गोल के लेवल में देख रहे होते हैं, तो आपका माइंड उसको बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन कंसीडर करता है, ठीक है। लेकिन जब आप वन बाय वन स्टेप पे चल रहे होते हैं तो आपका माइंड भी और आपकी बॉडी भी एक रिलैक्स स्टेट में और आपका माइंड अलर्ट स्टेट में उसको एक्टिवली कनेक्ट करते हुए आगे मूव ऑन करता है, ठीक है। सो टेक स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आपका कोई भी स्टेप इफेक्टिव नहीं होता, जस्ट रिव्यू कि क्या एरर हो रहा है, ठीक है। जो भी एरर हो रहा है उसे रिमूव करिए एंड देन रिकनेक्ट अगेन, ठीक है। डेफिनेटली इन द एंड, ठीक है, यू विल फाइंड सम वे, ठीक है, टू हैंडल योर पैटर्न, ईदर इट्स इन योर बिहेवियर, ईदर इट्स इन योर थिंकिंग पैटर्न। ओके, सो सवाल मैं कुछ लेती हूँ। आई थिंक एवरीवन स्टक इन लॉकडाउन, वॉच एंड लर्न फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच फराह खान फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये देख रही हूँ कि साथ साथ कि अगर कोई क्वेश्चन बस ना जाए। वेलकम हिरा मुख्तार, वेलकम डॉक्टर आतिफ, वेलकम डॉक्टर मिस्टर रफ़ीक बलोच, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। फातिमा काजमी, मुझे भी काउंसलिंग का बताएं कोई हो तो प्लीज़। फातिमा काजमी, मैंने जैसे कहा कि इस ही पेज पे आप ट्यून इन रहिएगा। इस पे मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म हैं वो शेयर हो जाएंगे जो ऑनलाइन जो इस वक्त काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो पीस ऐप है, पाकिस्तान सोसाइटी, ठीक है, फॉर एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी, ठीक है, ये एक फोरम है जो अमन टेली हेल्थ के साथ जो है, जिसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग का, ठीक है, जो कि सर्विसेज अवेलेबल हैं फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे फ्रॉम 2 to 6 जो है उसकी टाइमिंग है। आप उसकी जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके जो भी आपके कंसर्न्स हैं आप उसके लिए हेल्प बिल्कुल ले सकती हैं, ठीक है। वहाँ मल्टीपल जो रिनोन जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि क्लिनिकल सर्विसेज देती हैं, जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, आगा खान, इसके अलावा जो वेल नोन जो कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। आप उनसे जो है बिल्कुल अपने जो सेशंस जो हैं वो जो है काउंसलिंग जो एटलीस्ट जो है वो ले सकती हैं। हाउएवर हम ईद के बाद भी आपसे रिकनेक्टेड रहेंगे, तो जितनी हेल्प और अवेयरनेस जो है हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू या हमारे टॉपिक्स के थ्रू हो सकती है वो साइड बाय साइड जारी रहेगी। सना सहर, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ बट मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल लॉस हो गया है स्टडीज़ में। प्लीज़ मुझे एक मिनट, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरी पढ़ाई बहुत लॉस हो रही है। ओके, जो आपका इंटरेस्ट लूज होने की जो पहले उस पर गौर करें वो क्या है, ठीक है, वो कौन सी ऐसी थॉट्स हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, ठीक है, जिस वजह से वही स्टडी है जिसमें आपने किया था और डेफिनेटली इसका एक गोल होगा, उसको विजुअलाइज कीजिए कि जिसके लिए आपने वो, चाहे वो डिग्री हो सकती है और उसके बाद आपकी कुछ फ्यूचर प्लान होंगे, ठीक है। तो जब भी कभी हम फंसते हैं ना इस तरह के पैटर्न में, ठीक है, तो मेरी हमेशा उसमें ये एडवाइस होती है कि आपने जब उस चीज को स्टार्ट किया था आप उसको रीलिव कीजिए। रीलिव करने का मतलब कि अपने माइंड में उसे वापस से रीफोकस कीजिए और रिकनेक्ट कीजिए कि व्हाई आई हैव ज्वाइंड दिस, ठीक है, उस वक्त मेरा क्या गोल था, ठीक है, उस वक्त मेरे कंसर्न्स क्या थे, उसके बाद मेरी अचीवमेंट जो है वो मेरे लिए क्यों वो मेरे लिए अचीवमेंट थी, ठीक है, और उसके बाद के मेरे आगे क्या प्लान्स थे। सो दैट जब आप ये इस चीज को रिव्यू करते हैं देन आपको अंदाजा होगा
कि आप अपने आप को वापस से फ्यूल अप करते हैं उस एनर्जी से जिसके थ्रू आपने इनिशिएटिव लिया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह की थिंकिंग है या कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये कुछ ऐसे पैटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे अपने सेल्फ के भी पैटर्न्स होते हैं। हम बहुत ज़्यादा आजकल के लॉकडाउन की सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं चल रहे हैं, हमारे पैटर्न्स बड़े डिस्टर्ब हैं, हम बहुत सारी इस तरह की अपने आप को बाउंडेड फील करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं। सो दैट अगर इस तरह के थॉट हैं तो उनको जो है चैनलाइज करने की कोशिश करें। अगर आपको इसमें भी डिफिकल्टी होती है, बहुत दफ़ा लोगों को बाज़ दफ़ा सोचने में डिफिकल्टी होती है, तो हमेशा थॉट्स के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आपको कुछ नहीं में आता, आप अपने थॉट्स को सिर्फ पेपर पे, जो भी आपको सोचें आती हैं, जिन्हें आप नेगेटिव सोच कहते हैं या जिन्हें आप डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग कहते हैं या व्हाटसोएवर, जैसी भी आ रही है, ठीक है, पर्सनलाइज रखिए, सिर्फ अपने लिए लिखिए, और जब उन्हें जॉट डाउन कर लें एंड देन रीड आउट देम, ठीक है, उन्हें रीड कीजिए और फिर उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, और फिर जो मैंने आपको क्वेश्चंस जो है बताए थे कुछ, वो क्वेश्चंस उन पे अप्लाई करिए और ये देखिए कि उसमें क्या फिट बैठता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग अपना ये डेटा जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं तो वो फिर अपनी ही थॉट्स को पढ़ के बाद में जो है उस पर हंस रहे होते हैं कि ये उनका सोच का पैटर्न क्या है, ठीक है। फिर आप उसका ऑल्टरनेटिव क्रिएट, अब जो सोच है जो मुझे आई है मैं उसका ऑल्टरनेटिव क्रिएट करूंगी, ठीक है, कि इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है। जब उसके अलावा जो ऑप्शन मैं क्रिएट कर लूं, 1 से 3 तक मैं कोई ऑप्शन क्रिएट करूं एंड देन फिर मैं देखूं कि अगर जो मैंने दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सोचे हैं उनके साथ फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, क्या वैसी ही फीलिंग्स होंगी जैसा कि मैं अभी महसूस कर रही हूं या वो हट कर होंगी, एंड देन उसके हिसाब से जो आपको बेस्ट सूट करती है आप उसको जो है वो अपने लिए इंडोर्स कीजिए। वेलकम सदफ चौहान मैम, प्लीज tell about claustrophobia, how to treatment, is it possible to treat it through, yes it is possible to treat it through psychological counseling, definitely हारून खान साहब, ये बिल्कुल हो सकती है। और मैं फिर क्योंकि बार बार यही कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि आगे का जो मेरा फियर और फोबियाज वाला प्रोग्राम है, ठीक है, मैं इसमें जो है इस चीज़ को कवर करूंगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइप्स हैं और उसमें बहुत डिटेल्स हैं। इस वक्त मैं उस पर बताना चाहूंगी तो डेफिनेटली अभी का भी प्रोग्राम कवर अप नहीं हो पाएगा और वो चीज़ जो है वो अधूरी रह जाएगी। अब्दुल रहमान साहब लिखते हैं, माई नेफ्यू हु इज 4 years इज नॉट टॉकिंग ऑन इट्स ओन, ही जस्ट रिपीट्स व्हाट वी आस्क हिम टू बट नॉट ऑन हिज ओन, ही स्पीक्स बट ओनली व्हेन ही लाइक्स और व्हाट ही लाइक्स, नॉट एवरीथिंग, प्लीज आंसर मी। अब्दुल रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राहिला ने भी ज्वाइन इन किया हुआ है। डॉक्टर राहिला ने कुछ जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए हैं। इनका जो पहला प्रोग्राम है स्पेशली बच्चों की जो वोकैबुलरी डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड है, वो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ये इसको ब्रॉडर लेवल पर जानना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इसको जज किया जा सके कि ये इधर ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात है भी या नहीं है, ठीक है। सो एक 4 years के लेवल की बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है वोकैबुलरी डेवलपमेंट की, आया वो इसकी डेवलप है या नहीं है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसके आसपास यानी जहाँ से वो लर्न कर सकता है बोलना, ठीक है, उसकी सोशलाइजेशन कैसी है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिन्हें रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने जैसे रेकमेंड किया डॉक्टर राहिला के प्रोग्राम को व्यू कीजिए जो कि उनका फर्स्ट प्रोग्राम है वोकैबुलरी डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आपको उससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। हम जो इससे रिलेटेड जब बच्चों का प्रोग्राम होगा तो जो आप जो है उसमें भी इस चीज़ को हम एड्रेस करेंगे। मारिया फरीद, थैंक यू मारिया फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। यस, माई लेक्चर आफ्टर लॉन्ग गैप, जैसे मैं पॉजिटिव थिंकिंग पे कर रही हूँ और मैंने कहा था कि सिचुएशन जो होती हैं हमें ये सवाल अपने आप से करना चाहिए, जब आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो हमें अपने आप को जो है रिलैक्सेशन के लेवल पर ले जाना चाहिए। तो मल्टीपल टाइम पे ऐसी ही सिचुएशंस कुछ हुई हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल रही हैं और मेरी तमाम एफर्ट्स के बावजूद भी जो है वो इंतहाई जो है गैप के साथ जो है मैं आपके सामने हूँ। मैम प्लीज गाइड हाउ टू मोटिवेट इवन फॉर द फर्स्ट स्टेप व्हेन इट इज हार्ड फॉर द क्लाइंट टू डू। आप ये किस फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं? अगर ये उस स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने बताया है, ये पर्टिकुलरली मोटिवेशन के बारे में है, तो मोटिवेशन का प्रोग्राम डॉक्टर उस्माली ने किया है अभी लास्ट वीक, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट और डिस्कनेक्ट की जो मैंने बात की है ना, डिसरप्ट करना, ठीक है, आपको अपने आप को यानी थॉट को, ये मुझे पता है कि जब मेरी नेगेटिव थॉट है वो चलती चली जाएगी, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपने अपने आप को स्टॉप करना है,
ठीक है। अगर आपको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि मैं अपने आप को इंगेज कर रही हूं, अपने जहन में दूसरे सवालात लेके आऊंगी, उस सोच से रिलेटेड सवालात लेके आऊंगी, ठीक है, या अपनी थिंकिंग को डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आपको अगर बहुत ही मुश्किल होती है, सबसे पहले तो आप अपने आप को कहिए जोर से इंटरनली, यानी जिसको आप सुन सकें, दूसरों के सामने नहीं कि सारे ही लोग अचानक से कहें कि क्या हो गया है। इंटरनली यू सेट इनटू योर माइंड स्टॉप, ठीक है। ये स्टॉप जो है मैंने टेक्निक एंगर जो मैनेजमेंट का जो मेरा प्रोग्राम है उसमें भी मैंने बताई हुई है, आप उसको भी व्यू कर सकते हैं। स्टॉप के बाद जो है मैं क्या करूंगी, सेकेंड लेवल के नाउ अब मैं डीप ब्रेथ करूंगी। 5 दफा कम से कम मैं इंटरनल डीप ब्रेथ लूंगी। आप इनहेल करेंगे, गहरा सांस लेंगे ऐसे कि आपकी सांस आपके पेट तक जाना चाहिए, यानी कि आपका पेट फूल के बाहर आना चाहिए, ठीक है। आप इस तरह गहरी 5 सांसें लेंगे और जिस वक्त आप सांस ले रहे हैं आपकी सांसों की रफ्तार पर होगा, ठीक है। आप अपनी सांस को काउंट कर रहे होंगे, ठीक है, और आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहे होंगे कि जब आप सांस इनहेल कर रहे हैं तो वो रिलैक्स है, वो अंदर जा रहा है, ठीक है, और वो आपके एब्डोमेन को फिल कर रहा है, ठीक है। आपका फोकस टोटली इंटरनल उस टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। आप 5 दफा काउंट करेंगे, ठीक है, और 5 दफा इस तरह की डीप ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तीसरे लेवल पर अब आप रीफोकस करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो ये आप थोड़ी देर के लिए वो जो चेन थी आपने ब्रेक किया, आप उधर से डिस्कनेक्ट हुए और डिस्कनेक्शन के बाद अब आप अपने आप से वो सवालात पूछेंगे जो मैंने इसी प्रोग्राम में शुरू में बताए हैं। वो सवालात आप अपने माइंड से करेंगे और उनके जवाबात के हिसाब से आप अपनी जो थिंकिंग है उसको फिर फर्दर जो है वो आगे इस्टेब्लिश करेंगे। When you think about quitting, think again why you started. Yes, thank you for your support, Mr. Momin Khan. Journalizing is best tool indeed. Sana Shafiq, generalizing in what sense is the best tool? Yes, generalize जब हो सकता है जब आप अपनी achievement को generalize कर रहे हो तो that definitely it's the best tool to boost yourself up, right? But if this generalization is for those minor जिसे आप कहें mistakes, minor misbehaviors of others, minor जिसे आप कहें moment of डिससेटिस्फेक्शन, अगर उनकी जनरलाइजेशन हो जाती है तब प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर जनरलाइजेशन आपकी लाइफ में ऑब्वियसली अगर ग्रैटिट्यूड की हो, ठीक है, अगर हैप्पी मूवमेंट की हो, ठीक है, अगर अचीवमेंट की हो, देन डेफिनेटली इट्स अ बेस्ट टूल टू बी इन लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट विद द प्रोडक्टिव जिसे आप कहें लेवल। Ma'am, I can't tolerate verbal abuse by my partner at any cost. I can't manage, but he tells it's normal in all houses. मोमन खान, मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम जो अभी वेडनेसडे को है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल पे है, जो कि असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल पे है कि हम अपने कम्युनिकेशन पैटर्न के थ्रू, ठीक है, किस तरीके से इन चीजों को कर सकते हैं। सो मस्ट वॉच दैट प्रोग्राम, ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस। तो आई होप मैं उसमें ये पार्ट कवर करूंगी जो हमारा इंटरपर्सनल एक रिलेशनशिप में जो पार्टनर लेवल पर जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसे कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं, ठीक है, आप उससे जो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मोहम्मद खान से मैं ट्राई करते हैं, सोचते हैं फिर स्टार्ट कर दूँ और फिर सामने लॉस हो जाता है। हाउ टू स्टॉप सुसाइडल थॉट्स, ये सवाल किया है मिस्टर ताहिर नवाज ने, और ऊपर भी किसी ने ये सवाल किया था कि जो मुझे सुसाइडल यानी खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। मेरा एक तो सबसे पहले ये जो खुदकुशी के ख्यालात जब ही आते हैं जब इंसान इंतहाई मायूसी की कैफियत में होता है, या जिसे आप कहते हैं कि होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस स्टेट में होता है, जब उसे लगता है कि शायद ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है और उसे लगता है कि शायद उसकी जो लाइफ का एंड है वही ही शायद उसके तमाम जो पेन्स हैं या उसके तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रेजोल्यूशन है, ठीक है। ऐसी स्टेट में जब भी कभी कोई पर्सन ऐसी स्टेट में पहुंचता है तो ये इंतहाई क्रिटिकल स्टेट होती है, उसमें उसको डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कि ये वो लेवल है, इसका मतलब है कि कोई पर्सन जो है, आपका माइंड जो है
लेवल पर चला गया है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिट्रेन करके अपने आप को सेल्फ हेल्प की तरफ नहीं लेके जा सकते। ठीक है, आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, किसी प्रोफेशनल से। ठीक है, जो कि क्योंकि इनके पीछे एक बैकग्राउंड होगा। डेफिनेटली हर किसी का अपना एक्सपीरियंसेस होते हैं और हर किसी की लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन होती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं और हर किसी की अपनी कोपिंग रिसोर्सेज भी डिफरेंट होती हैं। तो आपकी अपनी जो सिचुएशन है उसमें किस तरीके से बेटर कोप अप किया जा सकता है, किस तरीके से बेहतर सॉल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है, इस चीज को जो है वो करने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सिंपल चीज ये है जो मैं इस वक्त अगर आपको हेल्प करना चाहूँ यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि होपलेसनेस है, ना उम्मीदी की इंतहाई कैफियत। ठीक है, ना उम्मीदी की इंतहाई कैफियत, ये जहन में याद रखिए, ये याद रखिए कि इस तरह की थॉट कि अपनी लाइफ को थ्रेट पे लेके जाना, ठीक है, अपनी आप को डेंजर डालना, ठीक है, बेसिकली ये एक एस्केप मैकेनिज्म है। हम फरार चाहते हैं, हम अवॉइड करना चाहते हैं सिचुएशन। यकीन माने इस अवॉइडेंस से कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी प्रॉब्लम में हूं, अगर मैंने ये स्टेप किया तो मैंने आगे भी प्रॉब्लम में ही जाना है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आपके जो पहले बेसिक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, वो आपका, मैं आसपास लोगों की बात नहीं कर रही, अपनी सेल्फ की, कि इस यानी मेरे खुदकुशी करने से फायदा क्या होगा। ठीक है, क्या यही ही एक वाहिद हल है या इसके अलावा भी और कोई दूसरे तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसके साथ इस चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। यकीन मानिए बहुत दफा, क्योंकि हम जब क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं तो हमें लगता है इट्स एंड ऑफ लाइफ, हमें लगता है कि बस अब कुछ भी नहीं, लेकिन हर चीज का सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है, हर चैलेंज का कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई हल मौजूद होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि हम को सर्च करना होता है और हमें मुसलसल मूव ऑन करना होता है अपने आप को। हमें स्टक नहीं होना होता, हमें रुकना नहीं होता। जहां हम रुक जाते हैं वहां मसला होता है। कोई ना कोई, यानी जब आप बढ़ते चले जाते हैं कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी मिले, बहुत परफेक्ट ना मिले, लेकिन आपको वो कुछ ना कुछ जो लेवल है वो उससे रिड्यूस होना शुरू होता है। और हमेशा जो सुसाइडल आइडिएशन है वो इंडिकेशन होती है कि यकीनन आप कोई ना कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल टर्मोइल फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ये कोई ना कोई ये एसोसिएटेड फीचर होता है किसी ना किसी, जिसे आप कहें कि इमोशनल डिस्टर्बेंस का। तो आपको चाहिए आप इसके लिए प्रॉपर हेल्प लें। हम इसे ही डेफिनेटली कि आप किस तरीके से जो, और वैसे होप के ऊपर जो है डॉक्टर उस्मा अली के प्रोग्राम हैं, सो दैट आप जो है उसको भी जो है वो विजिट जो है वो कर सकते हैं और उससे हेल्प आउट जो है वो अपने आप को कर सकते हैं। सो अब मैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 4:10 हो गए हैं, मेजरली जैसे मैं आती हूँ अब वापस इसको समराइज करने की तरफ। ठीक है, उन इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जैसे मैं रिपीट कर देती हूँ कि पहले तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में, जैसे मैंने कहा, कॉग्निशन है, अपनी जिंदगी में से इन 6 सी को, सी से शुरू होते हैं ये तीनों 6 के 6 वर्ड, इन 6 वर्ड को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दीजिए। और वो 6 वर्ड हैं क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, यानी आपके जितने भी थिंकिंग एरर्स हैं इनकी वजह से इनिशिएट होते हैं। क्रिटिसाइजिंग को यानी क्रिटिसाइज करना, कंडेमिंग, ठीक है, हर किसी को तंबी करते रहना, नुक्स निकालना, कंप्लेनिंग, ठीक है, हर किसी से शिकवा शिकायत होना, कंपेयरिंग, अपने आप को या दूसरों को या हर किसी की सिचुएशन को कंपेयर करना, कर्सिंग, ठीक है, अपने आप को कोसना, अपने नसीब को कोसना, अपनी तकदीर को कोसना, ठीक है, हालात को कोसना, ठीक है, बस हर किसी को कोसते रहना, ये कर्सिंग। और करेक्टिंग, हर किसी को दुरुस्त करते रहे, यानी एनवायरनमेंट दुरुस्त हो जाए, लोग दुरुस्त हो जाए, माहौल दुरुस्त हो जाए, हुकूमत दुरुस्त हो जाए, सारा जो फोकस होता है वो दूसरों के दुरुस्त होने पे होता है। अगर यही फोकस हम इन्वर्ट कर लें, जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, जो मेरे कंट्रोल में है, कि मैं अपने थ्रू क्या चेंज लेके आ सकती हूँ, हम इस पे फोकस कर लें और इसी पे छलांग लगा लें, जो कि कहलाते हैं कंप्लीमेंटिंग। वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ इज फॉर रीजन, वॉट एवर now is some reason is to train or to make me equipped for better situation जो आगे आने वाली है, वो हमें resilient बनाते हैं।
हमेशा याद रखिए कि जब चैलेंजेस होते हैं उन्हीं में आपको पता चलता है आपकी क्या स्किल्स हैं और आपकी क्या, जिसे आप कहें कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, आपके टैलेंट्स क्या हैं। आम सी सिचुएशन में तो हर ही कोई जी लेता है, ठीक है। बात ये होती है कि चैलेंजेस को फेस करते वक्त आप अपने आप को कैसे रिलैक्स रखते हैं, कैसे मेंटेन रखते हैं, ठीक है, और वापस से अगर गिर भी जाते हैं तो वापस से उठने की जो सलाहियत है या नहीं है, और वापस से उठ के दोबारा से ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। एक और मेरी आपको एडवाइस है हमेशा कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव इन्वायरमेंट इनकलकेट कीजिए। जैसे मैंने बोला कि हमारे ख्यालात जो होते हैं, ठीक है, ये हमारी तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो हम ले रहे होते हैं उससे जनरेट होते हैं। हमारे जो वर्ड अल्फाज जो होते हैं हमारे ख्यालात बनते हैं, और हमारे जो ख्यालात होते हैं उनसे हमारे एक्शंस बनते हैं, उनसे एक्शंस बनते हैं, उनसे हमारी पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है। सो अगर मेरे इर्द गिर्द हमेशा अपने पॉजिटिव लोग रखिए, ठीक है, अपने मेंटर्स पॉजिटिव लोगों को बताइए, हर तरह के लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे। ये आपकी सिलेक्शन है कि आप किसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, उन लोगों को जिनसे आपकी लर्निंग जो है बजाय पॉजिटिव होने के नेगेटिव होती है, या उन लोगों को जिनको आप आइडियलाइज करते हैं। तो अपने इर्द गिर्द ऐसे मेंटोर्स रखिए, ऐसी रीडिंग्स कीजिए, ऐसी बुक रीडिंग्स कीजिए, ऐसे आर्टिकल रीडिंग्स कीजिए, ऐसे लोगों की बातें सुनिए जो कि आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाते हैं। अपने आंख पर जब तक काली ऐनक लगाए रहेंगे तो अंधेर दिखेगा, लेकिन अगर अपनी ऐनक जो है उतारेंगे और दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो रोशनी भी दिखाई देगी। सो इट्स ऑल, जो आपका नुक्ता नजर है, जो आपका चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव है, वो आपकी रियलिटी को बनाता है। तो आपकी रियलिटी वो है जो आप खुद बनाते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन आपके लिए चैलेंज है और दूसरे के लिए वही सिचुएशन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कैसे? इस बात पे जरूर सोचिए। ये सिर्फ और सिर्फ सोचने का पैटर्न होता है जो कि डिफरेंट रिजल्ट क्रिएट करता है, ठीक है। और ये आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। मैं फैसिलिटेट कर सकती हूँ, कोई प्रोफेशनल आपको फैसिलिटेट करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, अवेयरनेस देगा, लेकिन चेंज लाने की जब बात आएगी तो वो उसी वक्त हो सकेगी जब आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहेंगे और डिटर्मिनेशन के साथ अप्लाई करेंगे। ये भी याद रखिए, ये भी नॉर्मल है कि जब आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो वक्त साथ साथ वो बीच में आपका मोटिवेशन ब्रेक होता है, ठीक है, इट्स नेचुरल, ये होगा, लेकिन आपने इस पे डिटरमाइन रहना है कि आपने जब तक अपने आप को एक कनेक्शन के लेवल पर नहीं लेके चले जाना, जब तक आपने छोड़ना नहीं है उस चीज को। अच्छा, अब मैं क्विक जो है इस पे बात करूंगी कि जो कुछ हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, जो कॉमन लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जिन्हें आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देने चाहिए, ठीक है। नेगेटिव सेल्फ इमेज बिलीव्स होते हैं हमारे। आई एम टू शाय, आई एम टू ओल्ड, आई एम टू यंग, आई एम वीक, ठीक है, आई एम अनलकी, आई एम इनकेपेबल। ये एक लिमिटिंग बिलीफ है जो अक्सर, ठीक है, मेरे साथ तो, मेरी तो नसीब ही अच्छा नहीं। कोई भी चीज, जो भी गलती होती है, जो भी एरर होता है, चाहे वो हमारे ही जिसे आप कहें कि एक अनप्लैन्ड सिचुएशन की वजह से हो, हम उसे तकदीर पे या अपनी किस्मत पे डाल देते हैं। यानी ये लिमिटिंग बिलीफ है, इसे अपनी जिंदगी से आपको निकालना है, ठीक है। इनकेपेबल कोई नहीं होता, ठीक है, इनकेपेबल कोई नहीं होता अनटिल अनलेस कि आप खुद उस एक्शन को करना ना चाहें। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर एक शख्स कोई काम कर सकता है तो यकीन मानिए आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिस स्टेप्स को उसने फॉलो किया है करने के लिए, अगर एज इट इज आप भी वही स्टेप्स फॉलो कर लें तो यकीनन आप भी उन चीजों को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सेम फॉलो कर सकते हैं। सेल्फ पिटी बिलीव्स, बाज दफा के मैं औरों की तरह अच्छा नहीं हूं, ठीक है, और लोग जो है वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, और लोग जो है उनकी ये अचीवमेंट है। ये बात याद रखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की, और हर चीज का एक पर्पज है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, मल्टीपल स्किल्स के साथ अल्लाह ताला ने भेजा है। हाँ, ये जरूर है कि हमें इस दुनिया में जो भेजा गया है उसका पर्पज हमें डिफाइन करना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है, ठीक है। आपके अंदर टैलेंट्स होते हैं, आपके अंदर स्किल्स होती हैं, और आपको उन्हें सर्च करना होता है, ठीक है। अगर किसी के अंदर कोई स्किल है या कोई टैलेंट है तो आपके अंदर कोई दूसरा टैलेंट हो सकता है। ये जरूर हो सकता है कि जो उसकी चीजें पॉजिटिव अच्छी आपको लगती हैं, आप उनको कॉपी करके अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि और दूसरों से कंपैरिजन, ये सबसे, जिसे आप कहें कि ईवल, जिसे कहें कि पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न। कंपैरिजन, आपको दुनिया में दूसरों से कंपैरिजन के लिए पैदा नहीं किया गया, आपको अपनी
बेस्ट पोटेंशियल को जो आपको दी गई हैं उनको यूटिलाइज करके एक अलग पाथ पे जीने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। तो आपका पर्पस इस दुनिया में क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, उन पे फोकस कीजिए, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए रादर देन अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें। फिर हमारी एक और बिलीफ होती है सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ, ठीक है, कि क्योंकि मैं तो कामयाबी मिलेगी नहीं, चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ फजूल है, तो बेहतर है कि मैं मेहनत ही ना करूँ, ठीक है, नतीजा तो तब्दील होना नहीं है, सही, ये हमारी थिंकिंग होती है। तो फायदा ही क्या है एफर्ट करने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एफर्ट्स जब आप पुट करते हैं उनका जरूर रिजल्ट निकलता है। अगर रिजल्ट वो नहीं मिल रहा जो कि आप चाहते हैं तो इसका मतलब है कि एफर्ट्स के स्टेप्स में कुछ रद्दोबदल की, कुछ तब्दीली की जरूरत है, ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जब आप उसे इम्प्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। हमारा थिंकिंग पैटर्न ये स्ट्रांग इसलिए भी हो जाता है कि क्योंकि हम एक्शन कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि हम एफर्ट कर ही नहीं रहे होते या हम बददिली से कर रहे होते हैं, तो इस वजह से रिजल्ट हमें मिलते नहीं है। एंड देन हम उसके बाद अपने आप को फिक्स कर लेते हैं कि ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं। तो इस सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ को अपनी लाइफ से हमें रिमूव करना चाहिए, ठीक है। स्कैर्सिटी बिलीव्स ये बहुत कॉमन है और आजकल के दौर में तो बहुत ही कॉमन है कि हमारे आई डोंट हैव इनफ मनी, टाइम और एजुकेशन, ना मेरे पास इतनी तालीम है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, ना मेरे पास जिसे आप कहें इतना वक्त है, ठीक है। सो यानी जिसे आप कहते हैं ना एक बेचारगी की कैफियत में अपने आप को ले जाना। जब आप अपने माइंड को बार बार ये बताते रहेंगे कि आप बेचारे हैं, आपके इर्द गिर्द इतनी मुश्किलात है, ठीक है, तो वो कैसे आपको बूस्ट अप करेगा, वो कैसे आपको एनर्जी देगा, ठीक है, वो आपको कैसे जिसे आप कहें प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएगा। टाइम जितना लोगों को मिला है उतना ही आपको भी मिला है, ठीक है। पूरी अगर 1440 मिनट आई थिंक पूरे दिन में अगर होते हैं वो सेम है सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस टाइम को आप और मैं किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ये फर्क क्रिएट करता है। जितना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करेंगे उतना प्रोडक्ट। तालीम की बात अगर आप करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आपकी जिंदगी में गुजरे हैं जो इतने तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन इंतहाई सक्सेसफुल हैं, ठीक है। इसलिए सक्सेसफुल हैं कि उन्होंने अपने टैलेंट को यूटिलाइज किया, उन्होंने अपनी स्किल को यूटिलाइज किया है। हमेशा याद रखिए जिंदगी में कि कोई ना कोई स्किल आपके पास जरूर होनी चाहिए, आप स्किलफुल होने चाहिए, आपको कोई ऐसी स्किल लर्न करनी जरूर चाहिए जिसकी वजह से आप कभी भी कोई मोहताज ना बन सके किसी के, ठीक है। तो स्किल्स जब जिस पर्सन के पास होती हैं वो वर्थ वाइल होता है, वो वैल्यूएबल होता है। हमेशा पैसा आनी जानी चीज है, ठीक है। आपके इर्द गिर्द बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद हैं, बेशुमार ऐसे बिजनेसमैन मौजूद हैं, बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है, जिन्होंने यानी अपने स्मार्ट थिंकिंग से, ठीक है, अपने आप को जिसे आप कहें कि एक हाई अचीवमेंट के लेवल पर पहुंचाया है। तो अगर आप जो करना चाहें, जो ढूंढना चाहें, तो आपके अंदर ही जिसे आप कहें कि सितारों का एक समंदर है, ठीक है। अगर ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। जो मिलता है उस पर काम कीजिए और उसको यूटिलाइज कीजिए रादर देन कि अपने आप को एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न पे लेके जाइए। इनफ्लेक्सिबल बिलीफ, ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है। मैं यहाँ पे इसको इसलिए कवर अप करना चाहती हूँ, हालांकि टाइम जरा ज्यादा हो गया हुआ है, कि बहुत दफा हमें जो प्रॉब्लम होता है अपनी रिजिड बिलीफ्स की वजह से होता है। हमारी सोच में हम तैयार नहीं होते अपने वो बिलीफ्स, वो जो हमारे जो चलते चले जा रहे हैं आबाओ अजदाद से, ठीक है, और सुनी सुनाई बातें, हम उन्हें बगैर इवेलुएट किए, बगैर जिसे आप कहें इंडोर्स किए, हम बस सिर्फ उन पे बिलीव किए हुए होते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमारा कोई बिलीफ प्रोडक्टिव नहीं है, अगर हमारा कोई सोच का लेवल प्रोडक्टिव नहीं है, तो हमें उसे चेंज कर लेना चाहिए। हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं और आप सोचते हैं वही ही जिसे आप कहें हरफ आखिर है। बहुत सारे जहन हमारे इर्द गिर्द जो हैं मुख्तलिफ लोगों के, वो जो बातें कहते हैं उनकी बातें भी वर्थ करती हैं, उनकी बातें वैल्यूएबल हैं, ठीक है। तो हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपनी जो जिसे आप कहें थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए, ठीक है। और अगर यानी हमने कोई एक प्लान बनाया है वो वर्केबल नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि हमें दूसरे प्लान पे स्विच करना चाहिए, हमें इनफ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। एक तरीका कार नई कारआमद है, दूसरे पे मूव कीजिए। ए से लेके जी तक 26 अल्फाज हैं, 26 लेटर्स हैं, ठीक है। आपका प्लान ए भी फेल होता है, आपका प्लान बी पे मूव करना चाहिए। प्लान बी फेल होता है, सी पे मूव करें, सी फेल होता है, डी पे मूव करें, जब तक आप जी पर पहुंचेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरी गारंटी है आपको कि आपको रिजल्ट ना मिले, आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि लेकिन बशर्त ये कि आपने इतने प्लान्स क्रिएट किए हों, आपने इतने ऑप्शंस क्रिएट किए हों। इसका मतलब ये है सिंपली कि आप इतने बिहेवियरल लेवल पर एक्टिव रहे हों कि आप मोटिवेटेड हैं कि आपने चैलेंज को एज ए चैलेंज ही लेना है, प्रॉब्लम नहीं लेना है, एज ए इशू नहीं लेना है, तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकेंगे।
Welcome, Dr. Imran. Very informative and simple words of explanation. Thank you for your kind compliment. I fully endorse smart thinking. Yes. Thank you for the reminder. Repeat positive affirmation with creative imagination until it becomes a part of your belief. Definitely, it's the whole summary whatever I am doing right now. So simply अपने आप को जिस तरीके से आप जहन में सेल्फ क्रिटिकल हो रहे होते हैं, और मैं उर्दू के टर्म में अगर बात करूं, आम फहम अल्फाज भी जो कि यूज किए जा रहे होते हैं, जब आप अपने आप को बहुत लानत मलामत करते रहते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी छोटी सी एरर के लिए, किसी भी छोटे से प्रॉब्लम के लिए, तो वहां पर जो है आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस को भी अगर इसी तरह पार्ट बना लें, ठीक है, सेल्फ स्टेटमेंट जिसे आप पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट अपने आप को, चाहे वो आप उस पर यकीन करते हो या ना करते हो, सिर्फ रिपीट कीजिए सिंपल। वो ऑटोमेटिकली अगर आप रिपीट करते रहेंगे आपके माइंड का इंस्टॉलेशन जरूर होगी उसमें ऑटोमेटिक, एंड देन इट विल वर्क फॉर योर बिहेवियरल पैटर्न। नाउ मूविंग टू, अच्छा, कुछ खास मेटाफर्स हैं जो अपनी लाइफ से आपको बिल्कुल निकाल देने चाहिए, ठीक है, ये मेरा मशवरा है आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को रिवर्स करना है। जिसे आप कहते हैं ना कि मेटाफर्स हैं हमारी लाइफ में, सुने से मुहावरे हैं, लेबल्स हैं, ऐसी परसेप्शन है जो हमारे मुंह पे चढ़े हुए होते हैं क्योंकि हमने सुने होते हैं, बचपन से सुने होते हैं, या हमें बाज़ दफ़ा पसंद आ जाते हैं और हम उन्हें अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। लाइफ इज़ पेन, जिंदगी तो यानी एक झमेला है, ठीक है ना, तकलीफ दे जिसे आप कहें पीरियड है, और स्ट्रगल जो है वो होपलेस है, यानी पेनलेस सा एक प्रोसेस है, ठीक है, ये आम सी बात है। जिंदगी तो एक इंतहाई, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जिंदगी इंतहाई खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, एक तोहफा है अल्लाह ताला का जो उसने हमें दी है, और उसने इसलिए हमें दी है कि जो वो चाहता है हमसे पूरा कराना, ठीक है, जिस पर्पस के लिए उसने हमें पैदा किया है, हम उस पर्पस को इस छोटी सी जिंदगी में पूरा कर सकें। तो कितना इंपॉर्टेंट हमारा टास्क है। अब वो पर्पस क्या है? वो पर्पस डेफिनेटली, वो कहते हैं ना कि आपको और मुझको जो है लोगों के लिए पैदा, हम लोग एक दूसरे के लिए पैदा हुए, एक दूसरे को बेनिफिट देने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने। अगर हम ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, डेफिनेटली ये पर्पस ऑफ लाइफ है। बीइंग प्रोफेशनल, मुझे लगता है कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, ठीक है, लोगों के सोचने के तरीकों को तब्दील करना, उन्हें ऑल्टर करना, ठीक है, उन्हें होप देना, उनको उनके इमोशंस की, जो उनकी पेनफुल इमोशंस हैं उनसे उनको छुटकारा दिलाना, उन्हें गाइड करना, ठीक है, पढ़ाना, ठीक है, ट्रेन करना, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, ठीक है, ये वो बेनिफिट है जो मैं दूसरों को दे सकती हूँ। बिल्कुल उसी तरह आपके इर्द गिर्द भी रहने वालों के लिए आप बेनिफिट हैं, तो आपकी लाइफ बेनिफिट है एक्चुअली, रादर देन के पेन। मैंने फिर कहा कि जो थिंकिंग होती है, ठीक है, जो परसेप्शन जो होती है, वो जो रियलिटी जो होती है, वो आपकी परसेप्शन होती है। अगर आप अपनी परसेप्शन को पॉजिटिव वे में जो है प्रोसेस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रियलिटी भी पॉजिटिव होगी। सेकंड, एक मेटाफर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लोग तो मतलबी होते हैं, लोग मतलब से आपसे ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है, लोग जो है बेईमान होते हैं, लोग सेल्फिश होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम सुनते हैं। यकीन मानिए ये जो बातें हमने सुनी भी होती हैं, ये लोगों के वो तजुर्बात होते हैं जो उन्हें कभी कभार हुए होते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, जो उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं और जिनका वो इजहार करते हैं। ये सिर्फ इजहार के हद तक रहना चाहिए, इसको हमें हमेशा के लिए अपने माइंड में बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए, ठीक है। लोग बेहतरीन होते हैं, ठीक है, अगर लोग मीन होते हैं और डिसऑनेस्ट होते हैं तो मेरे पास सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी, वैसे मेरे पास बेशुमार एग्जाम्पल है। अब्दुल सत्तार ईदी, सिर्फ इनको सोचिए, क्या आप कह सकते हैं कि वो डिसऑनेस्ट थे, ठीक है, वो मीन थे, वो सेल्फिश थे? आप बिल्कुल नहीं कह सकेंगे। इसी तरह बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है लोगों की। ये सिर्फ वो लोगों के तजुर्बात होते हैं जो वो अपने अल्फाज से, जिसे आप कहते हैं, अपने दिल के गुबार को निकालते हैं, और उन्हें इन अल्फाज को हमें अपनी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। सो लाइफ इज एक्चुअली पार्टी, ठीक है, किसी ने लिखा है, उमैर आई, लाइफ इज सफरिंग, लाइफ इज पार्टी फॉर मी, ठीक है, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन दोज थिंग दैट विल मेक माई लाइफ एज ए पार्टी, ठीक है। बट अगर कोई ये चाहे कि वो सिर्फ और सिर्फ सफरिंग पर ही फोकस रखे तो डेफिनेटली लाइफ इज सफरिंग। सो इट्स ऑल के व्हाट यू फोकस, इट विल मेक योर लाइफ एज
a happy life state or as a struggling or suffering life stage. Empowering beliefs, कुछ अभी तक मैंने limiting beliefs पे बात की, आपको अपने कुछ empowering beliefs जो हैं वो भी inculcate करने चाहिए. वो कौन से positive beliefs हो सकते हैं जो आपको help out कर सकते हैं? हमेशा याद रखिए, there is no failure in life, there is only feedback. जिंदगी में कोई भी चीज, जो फेलियर का वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, फेलियर इज नथिंग. ठीक है, ये जरूर है कि हाँ आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा आपको ना मिले, लेकिन वो फीडबैक होता है. वो फीडबैक क्या होता है? वो ये बताता है आपको कि भाई साहब या बहन, आप जो भी काम कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए जो आपने स्टेप्स किए थे वो अप्रोप्रिएट नहीं थे. अगर आप चाहते हैं अपने गोल्स को अचीव करना तो आपको ये एरर रिमूव करने पड़ेंगे. तो इट्स ओनली फीडबैक. इसको अपनी लाइफ में एज ए फीडबैक ही लीजिए. ठीक है, सो एक दफा कोई एरर हुआ है, कोई मिस्टेक हुई है, उससे लर्न कीजिए और उसको फिर रिपीट ना कीजिए. ठीक है, उससे आगे मूव ऑन कीजिए. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट. सेकेंड पॉजिटिव या एम्पावरिंग बिलीव जो आपका होना चाहिए वो क्या है? देयर आर नो प्रॉब्लम्स, ओनली चैलेंजेस. जिंदगी में, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे अपनी लाइफ से रिमूव कीजिए. प्रॉब्लम को चेंज कर दीजिए चैलेंज से. हर नई सिचुएशन हमारे लिए चैलेंज होती है. आप अगर उसे वर्ड प्रॉब्लम, जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम जाता है ना माइंड के लिए, वो पूरा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी फिजियोलॉजी को एक्टिवेट कर देता है. जब आपकी फिजियोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है, दिल की धड़कन तेज, सांस की रफ्तार तेज, बॉडी टेम्परेचर चेंज, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन तेज, तो आपका जो कंट्रोल माइंड से है वो लूज होना शुरू हो जाता है. ये इतना सा एक नन्ना सा जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपके माइंड को एक्टिवेट कर देता है. तो इसको अगर आप चैलेंज लेंगे तो क्या होगा कि सिचुएशन को आप प्रॉब्लमैटिक नहीं समझ रहे होंगे. सिचुएशन को आपको डील करने के लिए एफर्ट जो है वो आप जो है फील करेंगे और आप स्ट्रांग फील करेंगे और आप मूव ऑन हो सकते हैं. देयर इज नो फियर, ओनली एक्साइटमेंट. ठीक है, देयर इज नो फियर, कोई भी खौफ नहीं होता, सिर्फ एक्साइटमेंट है. जैसे मैंने अभी परसेप्शन और रियलिटी की बात की थी. अगर मैं आपसे कहूँ कभी एक्सपीरियंस किया हो, या जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, जब भी हम कोई बहुत एडवेंचरस चीज कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने पैराग्लाइडिंग की हो, या मिसाल के तौर पर कोई राइड ऐसी होती हैं जो बहुत तेज वाली राइड्स होती हैं, ठीक है, जब आप ले रहे होते हैं तो क्या होता है? आपकी पेट में गुदगुदी होती है, ठीक है, आपकी दिल की धड़कन तेज हुई भी होती है, ठीक है, आपके जो है रोंगटे खड़े हुए होते हैं. उस टाइम पे आप बॉडी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन फील कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते हैं? अगर आप रिकॉल करें तो डेफिनेटली आपको होगा कि यस, कर रहे होते हैं. अब आ जाते हैं फियर की तरफ. फियर में भी क्या होता है? यही दिल की रफ्तार तेज होती है, यही दिल की धड़कन तेज होगी, सांस की रफ्तार तेज होगी, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रैपिड मूव कर रहा होगा, ठीक है, आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो शूट कर रहा होगा, ठीक है, यही सेम फीलिंग्स, यही सेम सिम्टम्स, यही सेम पैटर्न आप फील करते हैं. एक जगह आप झूले को कह रहे हैं एक्साइटमेंट है, एडवेंचर, और एक जगह आप कह रहे हैं ये खौफ है. तो इसका मतलब है कि जो परसेप्शन है मेरी, जैसे मैं उसे सोच रही हूँ, जो मैं उसे लेबल दे रही हूँ, उसकी बुनियाद पर ये डिसाइड होगा, ठीक है, कि ये सिचुएशन मेरे लिए जो है वो अनप्रोडक्टिव होगी या प्रोडक्टिव होगी. सो इसका मतलब है कि सोच की आप देखिए कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है. आपके नुक्ते नज़र की, आपकी बिलीफ की इंतहाई इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को गवर्न करने के लिए, चाहे वो एक्शंस हो और चाहे वो आपकी फीलिंग्स हो. ठीक है, एंड डेफिनेटली एक्शन और फीलिंग्स के साथ आपकी तमाम चीज़ें फिर कनेक्ट हो जाती हैं, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी वर्किंग रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी वर्किंग सिचुएशन हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो. हर चीज़ में इन तीनों चीज़ों का अमल दखल है. तो अगर सिर्फ एक अपनी जहन की, जिसे आप कहें खेत में, अगर आप पॉजिटिविटी के बीज बोएंगे तो उसमें फूल उगेंगे, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीड्स बोना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली उसमें काई जमेगी, और इसी तरह के खुद रोज जब उगेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम ही करेंगे. तो डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू चूज फॉर योरसेल्फ. पॉजिटिव थिंकिंग, इधर उसी में स्टक रहना चाहते हैं. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट एम्पावरिंग बिलीफ ये है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स आई कैन हैंडल इट. अपने आप पे, इसे कहते हैं कि ये बिलीफ है जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस या आपकी जो, जिसे आप कहते हैं कि सेल्फ इमेज होता है, उसको जो है बहुत स्ट्रेंथन करता है. ठीक है, चाहे जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे कोई भी चैलेंज हो, ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी एबिलिटीज दी हैं कि मैं उसे जो है फेस कर सकता हूं और उसे सॉल्व कर सकता हूं. हमेशा ये याद रखिए कि शुड्स और मस्ट को अपनी जिंदगी से निकालिए.
परफेक्ट की तरफ ना जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मुकम्मल तौर पर हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली हासिल कर लूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिल्कुल बेबस होगा। यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, अल्लाह ताला ने ये जहन दिया है, अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है, ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे एक्ट करने की सलाहियत दी है, तो डेफिनेटली मैं इस काबिल हो सकता हूँ कि अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ, माई पास्ट डजंट इक्वल टू माई फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट बिलीफ है क्योंकि इसी की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। माई पास्ट इज नॉट इक्वल टू माई फ्यूचर। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, वो लर्निंग्स हैं, ठीक है, लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि अगर पास्ट में जो चीजें होती रही हैं, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स आते रहे हैं, वैसा ही सिमिलर सिचुएशन अब आगे फ्यूचर में भी रहेगी। हाँ ये जरूर है कि अगर आप उसमें स्टक रहें और आप अपने एक्शंस को तब्दील ना करें और आप अपने पैटर्न्स को तब्दील ना करें या आप अपनी प्लानिंग को चेंज ना करें, तो डेफिनेटली वही सिचुएशन में रहेंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट्स करेंगे और अगर आप अपने प्लान्स और स्टेप्स इंप्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर चेंज होगा। सो पास्ट कभी भी फ्यूचर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। पास्ट है जो गुजर गया, और फ्यूचर आने वाली वो उम्मीद है जिसमें आपके पास प्रेजेंट के तौर पर हाल में रहते हुए आप बहुत बेहतर जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, एनीवन कैन डू एनीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट बिलीफ। हर कोई जब हर कुछ कर सकता है, ठीक है, और हर चीज पॉसिबल है, इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यकीन माने कोविड-19 का भी जो ट्रीटमेंट है वो भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आएगा, अपने टाइम पर आएगा, ठीक है। तो हर चीज का एक वक्त मुअय्यन है, हर चीज पॉसिबल है। सिर्फ हमें मुसलसल जो है अपने आप को इंगेज रखना होता है कि हम जो है सॉल्यूशंस की तरफ जो है स्टेप बाय स्टेप, चाहे भले से स्लोली मूव करें, लेकिन मूव करते रहें। अपने प्रोग्राम को जो है आप कंक्लूड करते हुए एंड जो है करने से पहले, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक कोट शेयर करना चाहती हूँ, और उसके बाद जो है, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं, देन आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल टू डू। मैं इसके बाद जो है एक क्विक रिव्यू भी करूँगी क्वेश्चंस के थ्रू। ये हमेशा याद रखिए, मैं गौर से सुनिए, मैं एज इट इज इसे रीड कर रही हूँ जो मैंने आपके लिए निकाली है। व्हेन माइंड इज वीक, सिचुएशन इज अ प्रॉब्लम। अगर आपका माइंड वीक है तो कोई भी सिचुएशन जो होगी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। व्हेन माइंड इज बैलेंस्ड, सिचुएशन इज अ चैलेंज। जब आपका माइंड बैलेंस्ड होगा, जरा कंट्रोल में चल रहा है, तो सिचुएशन आपके लिए चैलेंज होगी, और चैलेंज में हम मूव करते हैं। व्हेन माइंड इज स्ट्रांग, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग होगा, अगर वो प्रोडक्टिव थिंकिंग से फिल होगा, सिचुएशन बिकम अपॉर्चुनिटी। चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो लाइफ का कैसा भी चैलेंज हो, आपके अंदर ये सलाहियत होगी कि आप उस चैलेंज को, उस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर लें। तो अगर आप अपने माइंड पर पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न से जो है फिल अप रखते हैं, ठीक है, और अपने आप को ट्रेन करते हैं कि आप जो है पॉजिटिव जो है वे में चीज़ों को असेस करें, चीज़ों को इवैल्यूएट करें और प्रोडक्टिव पैटर्न्स की तरफ जाएं, तो डेफिनेटली लाइफ में आगे भी आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, आप उनको बहुत बेहतरीन तरीके से कोप अप भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। और अपने जो नेगेटिव, जिसे आप कहें कि कमेंट्स होते हैं अपनी सेल्फ से रिलेटेड, ठीक है, या और दूसरों से रिलेटेड, या जो डिफिकल्टीज इंटरपर्सनल आप फील कर रहे होते हैं, आप उनसे भी आपको जो है आसानी से छुटकारा मिल सकता है। 3 कीज है अपनी लाइफ में, याद रखिए। कंप्यूटर सभी यूज करते हैं। कंप्यूटर में हमने देखा है ना, कंट्रोल, ऑल्टर, डिलीट। जब आप इन 3 बटन को दबाते हैं तो आप देखते हैं कि प्रोग्राम स्विच होता है। तीनों को जब आप एक साथ दबाते हैं ना, कंट्रोल, ऑल्टर और डिलीट, तो ये प्रोग्राम स्विचिंग की है। बिल्कुल उसी तरह यही पैटर्न आपकी थिंकिंग, उसके लिए पैटर्न को ऑल्टर करने के लिए भी है कि कंट्रोल, ऑल्टर और डिलीट की अपनी लाइफ में याद रखिए। कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को काम रखना, अपने आप को रिलैक्स रखना, ठीक है, अपने आप को इन कंट्रोल रखना, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल्टर योर थॉट, अपनी सोच को ऑल्टर करना लर्न कीजिए कि कैसे स्विच कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे डिफोकस कर सकते हैं, और कैसे अपने आप को इंगेज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी की तरफ। और डिलीट नेगेटिविटी, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को डिलीट कीजिए। हम उल्टा काम करते हैं, जितनी जल्दी हमें नेगेटिविटी को डिलीट करना चाहिए हम उतना ज्यादा उस पर फोकस रखते हैं, जितना ज्यादा हमें पॉजिटिविटी पे फोकस करना चाहिए हम उतनी जल्दी उसको जो है अपनी जो है फोकस उस पर से हटा लेते हैं। तो इसी पैटर्न को अगर हम शिफ्ट कर लें तो डेफिनेटली दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। सो मैं क्विकली रिव्यू कर रही हूँ कि अगर कोई जो क्वेश्चंस हैं जो और हैं, तो लोग अच्छे होते हैं बाज दफ़ा
उनके हालात की वजह से उनका अमल मुख्तलिफ हो सकता है, पीपल और नॉट ओनली देयर बिहेवियर। डेफिनेटली थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान फॉर दिस प्री सपोजिशन। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो हर कोई ही अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन जो उसकी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको क्या सपोर्ट मिली है, उसने क्या लर्निंग्स जनरेट किए हैं, इन पर जो है उसके ख्यालात और उसके एक्शंस डिटरमाइन करते हैं। मैं इस हवाले से खुशी हूँ, मैं और आपका मतलब इस करंट सिचुएशन में भी, अगर कोई 19 में भी हम प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, और फैसिलिटीज में प्रोटेक्ट में बैठे हैं, तो देन डेफिनेटली हम ब्लेस्ड लोग हैं। बहुत सारे लोगों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो इंसान से जो भी रवैया जो आप अपने गिर्द लोगों से होते हुए देखते हैं, ये याद रखिए कि लोगों के जो रवैये हैं वो उनकी अपनी लाइफ में होने वाले जो डिफिकल्टीज होती हैं वो उनका एक्सप्रेशन होती हैं, वो आपके लिए नहीं होती या वो आपकी वजह से नहीं होती। तो इसीलिए ना उन्हें पर्सनलाइज करना चाहिए और ना ही लोगों को जज करना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में से ये जजमेंट निकाल दें और ये एम्पैथी क्रिएट कर लें कि हर कोई जो यानी और हर पर्सन जो डिफिकल्टी गुजर रहा होता है, या जो इवन अगर कोई गुस्सा कर रहा है, चीख चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी लाइफ में कुछ की चीजें रही हैं जहां पे शायद इसकी कोई सीख पाया अपने बात को एक अच्छे अंदाज में अपने कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे अच्छे तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। अगर मेरे और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, और शुक्रगुजारी ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो दूसरे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी नीड है, हमें उनको समझते हुए उनकी हेल्प करनी चाहिए, रादर देन कि हम उनके लिए क्रिटिकल हो या उनके हवाले से अपने आप को जो है फिर किसी प्रॉब्लम में लेके जाएं। थैंक यू डॉक्टर उस्मा अली फॉर योर काइंड कॉम्प्लीमेंट। कोई सवाल मैं ये देख रही हूँ, रिप्लेस वर्ड डिजास्टर विद एडवेंचर। यस, मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल पे, उसमें इंटरेस्टिंग कुछ एक्सरसाइजेस हैं और इंटरेस्टिंग वर्ड रिप्लेसमेंट और फ्रेजेस रिप्लेसमेंट हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। आप उसमें जो है जरूर लर्न कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को बेहतर बना सकते हैं। वेलकम अतूफा। चेंज वर्ड शुड and must with can and I can do definitely that ये मैंने अपने में कहा कि ये जो I can't वाला वर्ड है स्पेशली अपनी लाइफ से निकालिए। I can't के बजाय अपने आप से सवाल ये पूछना चाहिए, इसे चेंज कर देना चाहिए, how can I, बजाय ये कहने कि ये नहीं हो सकता, हाउ कैन आई डू दिस डैश डैश डैश, उसके आगे आपको जो भी डालना है वो डालें, ठीक है। तो ये जो आई कांट का वर्ड है ये शुड और मस्ट है, इसको हटाइए अपनी जिंदगी से इन अल्फाज को, ठीक है। मैं नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में भी इस पे ज्यादा डिटेल पे बात करूंगी कि ये शुड और मस्ट एक्चुअली करते क्या हैं और कैसे ट्रैप करते हैं आपके माइंड को, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इफेक्ट होती है। थैंक यू मारिया ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर योर काइंड कॉम्प्लीमेंट। I hope so. I have answered all questions almost. So thank you so much for watching this program and be with me for whole 1.5 hours almost. आपके जो कुछ सवालात ऐसे हैं जिन्हें फर्दर अगर आंसर की जरूरत होगी तो डेफिनेटली इनबॉक्स जो है वो मैं उसे जो है करके जवाब दूंगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में वेडनेसडे को 3 o'clock जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है, वैसे कल भी प्रोग्राम है डॉक्टर उजवाली का है, टॉपिक आप देख सकते हैं पेज से। वेडनेसडे को मैं दोबारा टॉपिक के साथ और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि मैं स्पेशली इसे ईद से पहले इसलिए कर रही हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा जो है पुरजोर फरमाइश भी थी और मैं चाहती हूँ कि कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आप ईद में भी अप्लाई कर सकें। एंड देन उसके बाद जो फियर फोबियाज वाला जो प्रोग्राम है वो मैं आफ्टर ईद करूंगी, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाला इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान के इस आखिरी अशरे में हमारी हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमें जहन्नुम से आज़ादी दे, हमें उस मकसद को समझने की तौफीक दे और उसको एक्शन में भी लाने की तौफीक दे जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जो इस वक्त करंट क्रिटिकल सिचुएशन में इंतहाई मुश्किलात में हैं उनकी तमाम मुश्किलात को हल करे, आसान करे, और आपको उन लोगों के लिए 22 से आप कहें कि
कहते हैं कि उनके लिए हेल्पफुल बनाएं, और जो है और उसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट कि लॉकडाउन, क्योंकि अभी सिर्फ 22 तक, सबको पता है कि 22 तक लॉकडाउन जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स है। सेशन में इंतहाई जो है वायलेशंस हैं उन तमाम एहतियाती तदाबीर के पैरामीटर्स की जो हमें दी गई हैं, ठीक है। तो मेरी ये दुआ है कि हमें अल्लाह ताला इन सब इस लगता है कि ये एक डिफरेंट ईद है, हमें इस डिफरेंट ईद को डिफरेंट तरीके से मना लेना चाहिए। आपके वार्डरूम में बेइंतहा जो है बेहतरीन कपड़े मौजूद हो सकते हैं, मे भी वो नए ना हों लेकिन वो बेहतरीन हो सकते हैं। बिला ज़रूरत बाज़ारों में और अपने आप को जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ना डालिए, स्पेशली बच्चों के साथ या स्पेशली बुज़ुर्ग हजरात, ठीक है। ईद जो है खुशियों का नाम है, और खुशियाँ दिल से होती हैं और खुशियाँ अच्छे एक्शन से होती हैं, वो घर में भी रह के की जा सकती हैं। वैसे भी इस वक्त मुलाकातों से ज़्यादा जूम मीटिंग पे हम ईद मना सकते हैं, तो आप जो भी पहनेंगे वो बेहतरीन लगेंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन है उसमें बिल्कुल अपनी हेल्थ को इग्नोर ना कीजिए, अपने आप को एक डिफ़िकल्टी सिचुएशन में ना डालिए, ठीक है। जो बहुत अर्जेंट और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं ना कि आपका एक क्वाड्रेंट है ना, मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ तो आप अपनी लाइफ ज़रूर उस नीड को फुलफिल कीजिए। लेकिन जिस चीज़ को आप विड्रॉ कर सकते हैं या जिस चीज़ के बगैर गुजारा हो सकता है, ठीक है, उस चीज़ को जो है इस वक्त अवॉइड कीजिए। थोड़ी सी एहतियात जो है आपको आगे आने वाली बहुत बड़ी मुश्किल से बचा सकती है, और दूसरों को भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।